तो ड्रॉबैक और वीबीटी के अंदर हम एक बात करते हैं पहले। आपने देखा होगा वीबीटी के ड्रॉबैक क्या हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें वीबीटी के ड्रॉबैक, तो आप देखना जल्दी से। पहला ड्रॉबैक होता है कि वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन बोलो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। चलिए, तो वीबीटी की बात कर रहे थे हम। वीबीटी का ड्रॉबैक क्या था बताओ पहला, फटाफट। ये रहा लिमिटेशंस। ये आपके ना जेई मेंस में एज इट इज स्टेटमेंट आएगा तो आप ट्रू और फॉल्स कर देना। पहला वीबीटी क्या कहती है, ध्यान सुनना। ड्रॉबैक कह रहा है लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। जल्दी 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 फटाफट भाई, जल्दी जल्दी पढ़ के बताओ। पहला क्या कि वाइल वीबीटी थ्योरी टू लार्ज एक्सटेंट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग शॉर्टकमिंग्स। किन किन शॉर्टकमिंग्स से वो परेशान है, जल्दी देख के बताओ, फटाफट से बोलो भाई जल्दी। देखो मैं इसलिए खोला एनसीईआरटी क्योंकि ये कि यही स्टेटमेंट आएंगे। सर पीवाईक्यू कराओगे? जी हाँ अंकित कुमार, आज सीएफटी के पीवाईक्यूज जरूर होंगे भाई, आज सीएफटी के पीवाईक्यूज होंगे। अब फटाफट अभी जल्दी जल्दी जल्दी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, फटाफट बताओ। ये हम इसलिए बता रहे हैं भाई क्योंकि एज इट इज स्टेटमेंट आएंगे तो आप गलत ना करो। चलो पढ़ो फटाफट कि वाइल द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है क्या बोला मैंने, वाइल द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू लार्ज एक्सटेंट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, बोलो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जल्दी बोलो। बोलो। While the valence bond theory large extent explain the formation of structure and magnetic behavior of the coordination compound, it suffers from the following shortcoming. पहला, it involves a number of assumption. क्या बोलेगा वो, नंबर ऑफ assumption दिया हुआ था इसमें, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ assumption, इसका कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है अभिजीत, चुपचाप देखते जाओ। आइसोमेरिज्म इसके बात कराएंगे भाई, ठीक है। हाँ आइसोमेरिज्म कब करोगे, क्या नाम है इसका, सेंचुरी। दूसरा कह रहा है कि डज नॉट गिव द क्वालिटेटिव इंटरप्शन ऑफ द मैग्नेटिक डेटा। ये ऐसे कैसे लाइन आएगी, ध्यान से सुन लेना। क्या बोला उसने, डज नॉट गिव द क्वांटिटेटिव इंटरप्शन ऑफ मैग्नेटिक डेटा, डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोबारा देखो क्या बोला, जल्दी बताओ। कलर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है लल्ला, जल्दी बताओ। कलर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दूसरा, इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि वैलेंस बॉडी थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक को भी एक्सप्लेन नहीं कर रही है। उसके बाद देखो, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। क्या बोला, जल्दी बताओ। अरे यार इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। हाँ? It does not make exact prediction of the regarding tetrahedral square planar structure for complex. It does not distinguish between the weak and strong field ligand. अभी आ रही है, अब देखो जल्दी देखो, अब तो नहीं रुक रहा, आगे नेट। जल्दी लैग आ रहा है, अब तो नहीं आ रहा भाई, देखो। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये सारी चीजें थी। क्या क्या थ्योरी थी बताओ। इट इन्वॉल्व नंबर ऑफ assumptions, does not give quantitative interruption of magnetic data, it does not explain the color exhibited by the coordination compound, does not give the quantitative interruption of the thermodynamic data of kinetic stability। जबकि वो एक्सटेंट तक स्ट्रक्चर्स को भी बता रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर को भी बता रहा है। लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए साफ साफ बोल रहा है, वो किसको नहीं बता रहा बताओ, मैग्नेटिक बिहेवियर को नहीं बता पा रहा, डेटा को। डज नॉट एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव इंटरप्शन ऑफ मैग्नेटिक डेटा और डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिट बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इन सबको बताने के लिए कौन आया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो पहला सवाल आपसे पूछेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने दी, तो पहला सवाल होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने दी, वैन विल्क और बेथे। जल्दी से बताएं किसने दी क्रिस्टल फील्ड, वैन विल्क और बेथे। अब इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना।
इन्होंने कहा कि जो लिगेंड है उस लिगेंड और मेटल के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। क्या बोले जल्दी बताओ? इलेक्ट्रॉन, लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट, कौन सा होगा? जल्दी बताओ, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। मेटल और इसके बीच में कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या होगा जल्दी बताओ? इसके बीच में और इसके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्लियर? तो नेगेटिव लिगेंड है, एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब जब नेगेटिव लिगेंड होगा तो लिगेंड दो तरह के थे उस समय जब सीएफटी की बात आई, एक आपका नेगेटिव और एक आपका न्यूट्रल। तो भाई नेगेटिव लिगेंड जो था इन्होंने कहा वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जल्दी बोलो, नेगेटिव लिगेंड किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज। और जो न्यूट्रल लिगेंड है वो एक्ट एज अ डाइपोल। समझ रहे बात को? दूसरी बात, जब इन्होंने कहा तो क्या कहा? देखो, नेगेटिव लिगेंड एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज और न्यूट्रल लिगेंड जो है वो एक्ट्स एज अ डाइपोल। तो अकॉर्डिंग टू सीएफटी अगर हम बात करें तो प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड। ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू अगर हम सीएफटी बात कर रहा हूं तो क्या होगा? प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, लेकिन इट इज नॉट ट्रू। पूछो क्यों? भाई साहब, ये जो NiCO4 है, आप इसको देख के बताओ क्या इसमें कोई अट्रैक्शन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, यहाँ पे भी चार्ज न्यूट्रल है, इस पर तो कोई चार्ज नहीं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं। इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बना? हमने पूछा सीएफटी से। पता है मजेदार बात, हमने ये देखा कि इसके पास क्या होता है? हमने देखा इसके पास सिनर्जिक बॉन्डिंग भी होती है। क्या देखा बेटा? सिनर्जिक बॉन्डिंग भी होती है। तो अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है तो क्या होगा? बोलो, सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो फिर पाई बॉन्ड होगा, और पाई बॉन्ड होगा तो फिर कैसे मैनेज होगा? बताओ, पाई बॉन्ड होगा अगर लल्ला तो मैनेज कैसे होगा? बताओ भाई, लाइक कर दो जल्दी, भाई लाइक करो जल्दी जल्दी जल्दी। सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा तो अट्रैक्शन कैसे होगा? तो यहां पर फेल हो गया वो। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू सीएफटी प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, पर एक्चुअली में जो है वो इंटरमीडिएट बॉन्ड होगा। क्या बोला जल्दी बताओ? पर इंटरमीडिएट बॉन्ड होगा। तो अकॉर्डिंग टू सीएफटी प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है बताओ? इट इज नॉट ट्रू। क्यों? ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है? एक बच्चा लिख रहा है बेटा, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आज का जो शॉर्ट है वो पीवाईक्यू जो है सीएफटी पर बेस्ड है, ओनली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अलावा और कोई टर्म नहीं जानते तो उसके लिए आप जो है रेफर कर सकते हैं बेटा, क्यूरियोसिटी डाइजेस्ट, है ना जी। तो ये समझ में आ गया? बताओ जल्दी से। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि NiCO4 किस थ्योरी से एक्सप्लेन होगा, तो इसके बाद एक और थ्योरी आई, उसका नाम क्या है? उसका नाम था मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या नाम था बेटा? मोलिकुलर। यार एक्चुअली प्रिंस आपने पढ़ा नहीं गया, शॉर्ट मैंने लिखा था वन शॉट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो भी बच्चे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हम कोऑर्डिनेशन का वो पार्ट पढ़ रहे हैं भाई जो सबसे ज्यादा बोलो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसका नाम क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब बताओ सवाल, बॉन्डिंग को समझाने के लिए तीन थ्योरी आई। पहली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरी बोलो पहली कौन सी आई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरी कौन सी आई? बोलो, पहली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और अब कौन सी आई? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी समझाएगी इसको। तो एक पीवाईक्यू आया था इसके अंदर कि NiCO4 किस थ्योरी से होगा, तो आंसर क्या गया था उसका बताओ? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये रहा NiCO4 FeCO4 एक्सप्लेन्ड बाय मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, तो यहां तक आप समझ चुके। अब आएगा सवाल, सबसे पहले मुझे बताओ डी ऑर्बिटल सबको पता है क्या? 5 होते हैं। देखो ये एक ऑर्बिटल ये रहा, ठीक है, ये दूसरा वाला ऑर्बिटल हो गया DXY, ये YZ और ZX। जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो कहाँ होते हैं? 3 वाले एक्सिस के बीच में। ये जो 2 दिख रहे हैं ये कहाँ है? एक्सिस के ऊपर, इसलिए ये होते हैं एक्सियल, ये होते हैं नॉन एक्सियल। क्लियर? तो जो एक्सिस के बीच में होंगे वो नॉन एक्सियल है, और जो एक्सिस के ऊपर होंगे वो एक्सियल है। 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये क्या बनाए हमने बताओ? ये क्या बने हुए? 5 डी ऑर्बिटल्स। क्या बने हुए लल्ला? 5 डी ऑर्बिटल्स। कोई डाउट किसी को? हाँ या ना? जल्दी बोलो। अब सीएफटी ने क्या बताया? सीएफटी ने ये बताया कि जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये 5 ऑर्बिटल ऐसे बने होते हैं डी, ये 5 डी ऑर्बिटल ऐसे हैं। इन 5 में से 2 ऐसे हैं जो एक्सियल हैं और 3 ऐसे हैं जो नॉन एक्सियल हैं। हाँ कि ना? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लाइक बढ़ाओ। लाइक नहीं बढ़ रहे, यहां तक समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ जल्दी। लाइक्स नहीं बढ़ रहे भाई, लाइक्स। ओ माय गॉड, थैंक यू।
थैंक यू लल्ला, थैंक यू जी। लाइक्स। हम्म। बोलो जल्दी। अरे वाह कार्तिकेय तिवारी, कैसे? अब यहां पर ये ऑर्बिटल जब मैं बनाऊंगा तो दिमाग की बत्ती जलाओ, जब मैं यहां बनाऊंगा तो ये जो दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं रेड से, ये वाले ऑर्बिटल कौन से होंगे? एक्सियल। ये जेड एक्सिस है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ये जो ऑर्बिटल मैं बना रहा हूं ये नॉन एक्सियल है या एक्सियल, एक्सियल ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये आपका कौन सा वाला ऑर्बिटल बनाया मैंने? नॉन एक्सियल। जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं वो कौन से हैं? नॉन एक्सियल। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, सीएफटी ने क्या बताया कि यार जब लिगेंड आएगा मान लो मेटल के पास, तो लिगेंड जब मेटल के पास आता है तो लिगेंड जब मेटल के पास आएगा तो सीधा सीधा यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा और यहां से आएगा। तो जब वो लिगेंड यहां से जा रहा है तो एक्सिस से आ रहा है, और एक्सिस से आएगा तो एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल है उनको ज्यादा रिपल करेगा। ऐसे समझो, अगर मैं आ रहा हूं और मेरे सामने कोई सामने, तो मैं सामने वाले को ज्यादा धक्का दूंगा और जो साइड में होगा उसको कम धक्का पड़ेगा। हाँ या ना? जल्दी बोलो। जब मैं आऊंगा तो सामने वाले को ज़्यादा धक्का पड़ेगा और साइड वाले को कम धक्का पड़ेगा। तो जब लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को, जब लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को, सोचो तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जब इनिशियली की बात करेंगे तो जो मेटल होंगे उन पांचों मेटल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? हम पांचों की बात कर रहे हैं अभी। तो ये पांचों जो होंगे देखो ऐसे होंगे फ्री में, 1 2 3 4 ये 5। तो इसको हम बोलते हैं 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं बताओ? 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री मेटल कैटायन। फ्री मेटल कैटायन मतलब समझते हैं आप, जिसमें कोई भी लिगेंड अभी नहीं आया। अब ये मेटल ऐसे अकेला बैठा हुआ मस्ती से खुश खुश। अब लिगेंड आएगा, तो जब लिगेंड आएगा तो वो लोन पेयर लाएगा। अब समझ में आया? लोन पेयर जब लाएगा तो रिपल्शन होगा। लिगेंड आएगा तो क्या होगा? लोन पेयर लाएगा, और लोन पेयर लाएगा तो रिपल्शन होगा ऐसे सिमेट्रिकली, चारों तरफ से वो रिपल कर रहा है। देखो इसको। अब मुझे बताओ, जब चारों तरफ से इक्वल रिपल करेगा तो इनकी पांचों की एनर्जी इक्वली बढ़ जाएगी। पांचों की एनर्जी क्या हो गई बेटा? इक्वली बढ़ गई। अब लेकिन जब वो वापस आएगा तो अब पूरी तरह से पास आएगा, ये पूरी तरह से पास आ गया। जब वो पूरी तरह से पास आएगा तो किसको धक्का ज्यादा पड़ेगा? जो एक्सियल पर है उनको। किसको धक्का पड़ेगा जल्दी बताओ? जो एक्सियल पर है उनको। तो जो एक्सियल पे है उनको अगर धक्का पड़ेगा तो एक्सियल वालों को रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए एक्सियल वालों में रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए वो धक्का पड़ेगा और एक्सियल वाले ऊपर आ जाएंगे ऐसे। और ये यहां से यहां तक का जो है उसको स्प्लिटिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्प्लिटिंग। कौन से मॉलिक्यूल में हुई? ऑक्टाहेड्रल में। तो इसका नाम पड़ जाएगा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। क्या नाम पड़ जाएगा इसका बताओ? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। इसका नाम क्या पड़ जाएगा बताओ? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। दोबारा बोलो, बोलो। क्लियर? यहां से यहां तक की जो गैप हुआ इसमें ये बेरी सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? बेरी सेंटर। और ये बेरी सेंटर जो होता है इस पर 0 होती है वैल्यू, इसलिए यहां से यहां तक का जो गैप है वो +6 डेल ओ होता है पॉइंट, और ये आपका -0.4 डेल ओ होता है। ठीक है? अब ये स्प्लिटिंग कहलाती है। इसको कहते हैं हम, इस टॉपिक का नाम है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। क्या नाम है इसका? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। जल्दी बोलो, क्या नाम है इसका? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ये गैप हो गया, ये 2 ऊपर वाले हैं, ये 3 नीचे वाले। इनको क्या बोलेंगे बताओ? इनको बोला जाता है EG, इनको बोला जाता है T2G। और ये जो होता है वो होता है dx² - y²। ये जो होता है वो dz² होता है। क्या बोला जल्दी बताओ? पक्का? ये dx² - dz²। और नीचे वाले जो होते हैं वो होते हैं तीनों नॉन एक्सियल, dxy, yz और zx। क्लियर दोस्तों? ठीक है? ये चीज मैंने पहले भी बना रखी थी, देखो। क्लियर? ये पहले से बनी हुई है। अब दोबारा समझ लो, ये 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। हाँ या ना? ये आपके जो पीले पीले दिख रहे हैं ये कौन से हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हैं। ये अभी फ्री में है, इस पर लिगेंड नहीं आया। अब यहां से लिगेंड आना शुरू हुआ, लिगेंड लोन पेयर लाएगा तो वो इस डी ऑर्बिटल में धक्का देगा, जो सारे के सारे इक्वली रिपल होंगे, इसलिए ये यहां से पहले एनर्जी बढ़ेगी।
फिर उसके बाद यहाँ देखो आप, ये आ गया अप्रोच करता हुआ, लिगेंड जब आ रहा होगा तो जो सामने होगा उसको धक्का पड़ेगा, तो कौन सामने, एक्सीएल, तो एक्सीएल वालों को धक्का पड़ रहा है, एक्सीएल, तो एक्सीएल वालों को धक्का पड़ रहा है, एक्सीएल वालों को धक्का पड़ेगा तो इनकी स्प्लिटिंग होगी, ये नीचे आ जाएंगे ऊपर चल जाएंगे, हाँ या ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा बोलो, ये आपका ऊपर एनर्जी बढ़ गई 0.6 बताया मैंने, और नीचे वाले की पॉइंट ले लो। अब मैं तो भूल गया कि सर ऊपर 0.6 था या नहीं था, तो मैंने आपको क्या बताया, बेरी सेंटर पर एनर्जी 0 होती है, तो मैथ्स लगाएंगे, ऊपर 2 ऑर्बिटल हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 4, नीचे कितने हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब 0 करना है तो यहाँ अगर ज़्यादा वैल्यू है ऑर्बिटल्स की तो ये वैल्यू कम आएगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, और वहाँ अगर हम बात करेंगे कम ऑर्बिटल है तो वहाँ ज़्यादा वैल्यू होगी। तो अगर भूल गए तो 6 किधर आ रहा होगा ऊपर, और 4 किधर आ रहा होगा नीचे। अब इनको कहा जाता है ईजी और इनको कहा जाता है T2G। मैं एग्जाम में गया ये भी भूल गया कि कौन सा था ईजी और कौन सा था T2G, तो उसका भी की पॉइंट है। ये कम है यानी 2 है, तो 2 है तो 2 लिखा हुआ है देखो E और G, ये 3 है तो 3 है इसलिए लिखा हुआ है T2G, आया ना, क्लियर दोस्त, जल्दी बोल भाई। भाई साहब अभी तो हमारी 7:15 पर क्लास लेके गए और पढ़ा रहे हैं, हाँ यार वो इसी चक्कर में लेट हो गया 2 मिनट। अब मैंने कहा ना तुम्हें अगर डाउट बता रहा था तो ये गाली दे रहे थे टीचर के साथ यही प्रॉब्लम बेचारे की। हाय गुड इवनिंग, कैसे हो भाई प्रज्वल प्रताप, कैसे, अरे यार मैथमेटिक्स तू गजब है, ये हमेशा हर क्लास में आ रही है। अनुअंजलि, थैंक यू बेटा, आपका तो नाम भी याद हो गया मुझे। हाय अनुअंजलि। प्रज्वल प्रताप कह रहा है गुड इवनिंग सर, मैंने अब तक एडवांस का कुछ नहीं किया है, बट सर क्या मैं 3000 तक रैंक ला सकता हूँ? यस, अगर आज से जुड़ जाओ तो डेफिनेटली ला सकते हो। मेरे एक बच्चा था, उसको दिसंबर में बोला था कि देख आज से पढ़ लेगा तो तू कर लेगा, ठीक है, और पता है उसने नवंबर में पढ़ाई छोड़ी थी, दिसंबर में उसका मैसेज आया कि सर करना है, और उसके बाद वो पढ़ा और 36 रैंक लाया था। गूगल पे सर्च कर लेना क्षितिज जैन 36 रैंकर। तो मेरे वो पढ़ाए हुए सारे टॉपर जो हैं उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस समय अगर पढ़ाई कर रहे हैं और मेहनत करके आगे बढ़े हैं और उन्होंने बहुत अच्छी रैंक लाए। जैसे आज तक जो मैंने पढ़ाए हैं उनमें सबसे टॉप रैंक्स आई है AIR 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो मेनी टॉप रैंक्स। केमिस्ट्री के अंदर भी गोल्ड मेडलिस्ट आए हैं, जैसे क्षितिज गर्ग आया है, सिल्वर में शार्विक मित्तल, ठीक है, गोल्ड मेडल क्षितिज गर्ग, सिल्वर मेडलिस्ट शार्विक मित्तल, आयुष कदम, और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हमारा कौन आया बताओ, कुशल बाबेल। इसी तरह से बाल शक्ति पुरस्कार भी मिला था एक को, यश मिश्रा को, वो भी हमने मेंटर किया है भाई। तो इस तरह से मेरे द्वारा पढ़ाए हुए काफ़ी सारे टॉपर्स और मेंटर्स हैं जिनको हमने पढ़ाया है आज तक। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये लाइफ में आपको वही मेंटरशिप हम फ्री में दे रहे हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। आई होप आपका बेस्ट होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे पास 2 तरह के लिगेंड होंगे। जब लिगेंड होंगे तो एक होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक होगा वीक फील्ड। दोबारा बोलो, 2 तरह से लिगेंड होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक होगा मेरे पास वीक फील्ड। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है ना, उसमें जो स्प्लिटिंग होगी वो ज़्यादा होगी, ये गैप ज़्यादा आएगा। वीक फील्ड जो होगी उसमें गैप कम आएगा। क्या बोला जल्दी बताओ? ठीक है, यहां से यहां तक का जो गैप होता है, अभी उसको बताया मैंने क्या होता है, डेल ओ, और एक होता है पी। पी को हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। पी को क्या कहते हैं बताओ? पेयरिंग एनर्जी। पी को क्या कहते हैं जल्दी बताओ? पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, क्या होता है ये? पेयरिंग एनर्जी। क्या होता है ये? बोलो, P बराबर क्या होता है ये? पेयरिंग एनर्जी। अब इधर देखो, यहां पर ये होता है डेल ओ कम। मतलब समझो इसका, अब ये गैप ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के वहां ले जाने में जो एनर्जी खर्च हो रही है, दोबारा बोलो, ये गैप ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के यहां ले जाने में जो एनर्जी खर्च हो रही है उसे हम कहते हैं यहां से यहां तक जाने में डेल ओ। और इलेक्ट्रॉन को अगर वहीं पर पेयर करें, इलेक्ट्रॉन को अगर वहीं पर पेयर करें तो पेयर करने में जो एनर्जी खर्च होती है वो कहलाती है पेयरिंग एनर्जी। वो क्या कहलाती है? पेयरिंग एनर्जी। समझ गए? तो इसका मतलब समझो आप, जो यहां से यहां तक जाएंगे तो एनर्जी ज्यादा खर्च होगी पेयरिंग करने से, तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर क्या करेगा? पहले पेयरिंग कर लूं। यहां अगर देखोगे तो यहां से वहां जाएंगे, यहां से वहां जाएंगे तो क्या होगा उस कंडीशन में? ये गैप ज्यादा होगा।
और अगर ये गैप ज़्यादा होगा या कम कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जाएगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। तो पहला रूल समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन भाई वहीं जाएगा जहां पर उसका एनर्जी कम खर्च हो पाएगा। दोबारा बोलो, इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा जहां उसका एनर्जी कम खर्च हो पाएगा। दोबारा बोलो। सेलेक्टेड चैप्टर्स कर सकते हो प्रज्वल आप, यस। तो यहां से आप देख के बताओ फटाफट, इलेक्ट्रॉन भरूं अगर मैं, तो रूल क्या होता है पहला, अगर इन तीनों को देखें तो इनकी एनर्जी सेम है, तो इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरा जाएगा, आराम से भरते जाओ। पहला 1 2 3 यहां भरेंगे, तो इसमें भी 1 2 3 यहीं आएगा, 1 2 3। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? तो देखो अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करेंगे तो नीचे जाएगा, और इसकी बात करेंगे तो ऊपर ही जाएगा क्योंकि एनर्जी कम खर्च हो रही है। फिर से बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां एनर्जी कम खर्च होगी। दोबारा बोलो, इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां एनर्जी कम खर्च होगी। दोबारा बोलो, इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां एनर्जी कम खर्च होगी। क्लियर बॉस? आदरीन आप पूरा पढ़ो, अभी आपका ये कंसेप्ट सही हो जाएगा और आप भूल जाओगे सब कुछ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरो, इसके अंदर कहाँ जाएगा अगला? अच्छा, इसी चीज को देख के एक सवाल आता है, और उसमें क्या सवाल आता है कि भाई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और एक होता है आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज्यादा। लो स्पिन में क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम। क्लियर है भाई? हाँ या ना? बोलो। अब दिमाग की बत्ती जलाओ मुझे कि जब मैंने इसमें D4 भरा, या पहले बताओ D3 भरा, ये तो कितने अनपेड है? सेम है कि नहीं? अभी 3 तक, 3 तक अगर आपने देखा तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम आए हैं, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं बताओ कि D1 से D3 क्या बोलूंगा मैं? नो लो स्पिन एंड नो हाई स्पिन। क्लियर? यानी कि अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर वीक फील्ड लेंगे तो भी कम नहीं पड़ेगा। तो लो स्पिन हाई स्पिन समझ में आ जाएगा भाई? जल्दी बोलो। सर 11th बर्बाद हो गई है क्या? अभी भी नहीं निकल सकता है बेटा आयुष? देखो अगर आप सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लो ना अभी, तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। सेलेक्टेड टॉपिक्स की बात करेंगे। क्लियर? अब काउंटिंग करो फटाफट, देखो ये लिखा हुआ है कि D1 से D3 अगर देखेंगे नो लो स्पिन नो हाई स्पिन। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं अपन फटाफट, ठीक है? मैं आपसे पूछता जाऊंगा, भरो। फटाफट भरना अब इलेक्ट्रॉन, इसमें भरो। तो जब मैं 4 भरूंगा तो इसमें आएगा, इसमें 4 भरूंगा तो ऊपर जाएगा। तो ये क्या हुआ? ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? हाई स्पिन, ये लो स्पिन। यहाँ देखो एक यहाँ भरेंगे तो उसमें तो कहाँ जाएगा? वापस यहाँ। तो क्या होगा यहाँ पे? ये और ये देखो, हाई स्पिन ये लो स्पिन, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है। अगला यहाँ भरेगा उसमें और अगला इसमें यहाँ भरेगा, तो यहाँ देखो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नहीं है, तो वो हाई स्पिन ये लो स्पिन। यहाँ देखोगे तो एक भी नहीं है, और यहाँ देखोगे तो ये 3 अनपेड है, और यहाँ एक ही है, तो ये लो स्पिन वो हाई स्पिन। अगला, अब यहाँ पर D8 में बराबर हो गए देखो, तो ये लो स्पिन हाई स्पिन कुछ भी नहीं है। यहाँ भरोगे अगला, अगला यहाँ भरोगे, तो क्या हुआ? एक अनपेड है, वहाँ एक अनपेड है। अब देख के बताओ, अभी भी कोई लो स्पिन हाई स्पिन नहीं है D9 में। D10 में देखो कोई लो स्पिन हाई स्पिन नहीं है। तो ये जो मैंने लिखा समझ में आया? अब क्या लिखा हुआ है पढ़ो, कि D1 से D3 अगर हम बात करेंगे किसी कॉम में तो क्या होगा? कोई लो स्पिन हाई स्पिन नहीं होगा। अगर मैं D8 से D10 बात करूंगा तब भी कोई लो स्पिन हाई स्पिन नहीं होगा, सिर्फ D4 से D7। की पॉइंट याद रहेगा? कहाँ से कहाँ तक है बताओ? D4 टू D7 अगर हम बात करें और स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया तो आप क्या बोलेंगे बताओ? तो लो स्पिन बोल देना फटाफट। क्या बोलोगे लल्ला? लो स्पिन। WFL आ गया तो क्या बोल दोगे लल्ला? हाई स्पिन। सर का हो साथ तो डरने की क्या बात? यस, समझ आ गया बेटा?
तो D4 से D7 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन। अब कैसे देखेंगे वो दिखाता हूं, इधर देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, वापस देखो। आपसे कहेगा यार K4 Fe6 का हाइब्रिडेशन निकालो, क्या कहेगा जल्दी बताओ, K4 Fe6 का हाइब्रिडेशन निकालो। क्या कहेगा जल्दी बताओ, K4 Fe6 का हाइब्रिडेशन निकालो। क्लियर। यहां पर सबसे पहले देखा मैंने Fe पर +2 चार्ज है, देखो यहाँ पे 4 प्लस है, साइनाइड 6 माइनस है, तो ऑब्वियसली +2 आएगा, +2 में 3d6 आएगा। साइनाइड चेक करें। अब डाउट क्या आएगा कि साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या नहीं है, ये बताओ। तो मैंने आपके यहाँ पर सीरीज लिखी हुई है, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो अमोनिया पिरिडीन, ठीक है, डाई पिरिडीन, और ये बीच में फंस गया ईन, दोबारा बोलो, ये ईन है, तो अमोनिया पिरिडीन डाई पिरिडीन है ये, और ये बीच में फंस गया ईन, फिर NO2CnCO, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। दोबारा बोलो अब, क्या बोले जल्दी बताओ, अमोनिया पिरिडीन डाई पिरिडीन, बीच में फंस गया ईन, NO2CnCO। दोबारा बोलो, अमोनिया पिरिडीन डाई पिरिडीन, बीच में फंस गया इन, NO2CnCO। दोबारा बोलो, अमोनिया पिरिडीन, फटाफट बोलो भाई, बोल के बताओ, लिख के बताओ जल्दी जल्दी। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया। यहां से देखा मैंने साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्प्लिटिंग ये होगी। अब स्प्लिटिंग ये होगी तो Fe3D6 आ गया, और अगर D6 में इलेक्ट्रॉन भरने तो कैसे भरूंगा, 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 4 5 6, तो 6 के 6 नीचे भर गए, ये दो खाली हैं, तो इनका हाइब्रिडेशन D2sp3 हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो डाया मैग्नेटिक हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। अभी D6 से स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो लो स्पिन हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आई आपके पास, और वो क्या है, इनर ऑर्बिटल कैसे बोलेंगे। देखो अगर अंदर वाला D पार्टिसिपेट करेगा तो इनर, और अगर बाहर वाला D पार्टिसिपेट करेगा तो आउटर ऑर्बिटल। क्या बोला जल्दी बताओ, अंदर वाला D पार्टिसिपेट करेगा तो इनर ऑर्बिटल, आउटर वाला करेगा तो, बाहर वाला करेगा तो आउटर। इसका की पॉइंट देता हूं मैं अब, की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स। अगर पहले D लिखा हो तो वो इनर ऑर्बिटल। क्लियर। अब बताओ ये इनर है कि नहीं है, इसका बताओ की पॉइंट, ये इनर है कि नहीं है, ठीक है, पक्का। इधर बताओ ये इनर है कि नहीं है, पक्का। ये आउटर हो गया, ये दोनों तो इनर थे क्योंकि अब बाहर लिख दिया ना मैंने, ये बाहर हो गया। sp3d2 क्या हो गया, आउटर। तो कैसे बोलना है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आई होप समझ में आ गया भाई लल्ला, जल्दी बोल लल्ला, अरे मचाएगा हल्ला, जल्दी की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो ये कि आपको इनके कॉन्फ़िगरेशन टिप्स पे याद होनी चाहिए, वरना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जब मैंने स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो क्या दिख रहा है, 3d1 4s2, 3d1 4s2 होगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप स्कैंडियम +3 बनाने के लिए, तो पहले s से निकलेगा फिर d से निकलेगा, तो ये d0 बनेगा। अब जिसी तरह मैंने Fe की बात की थी, तो Fe के अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 3d6 4s2। तो जब मैं Fe+2 बनाऊंगा तो मैं पहले कहां से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, s से, d से नहीं निकलेगा, पहले s से, इसलिए 3d6 लिखा था यहां पे। कर लेंगे ऐसे सवाल, ये कहां से आ गया भाई। अगला बताओ, अगर मैं FeF6 3 का पूछूं तो बताओ कैसे निकालोगे। तो बताओ FeF6 3 है तो Fe+3 आ रहा है, D5। F माइनस कैसा है बताओ, अब आप जल्दी बताओ फटाफट निकाल के, वीक फील्ड लिगेंड है। F माइनस कैसा है जल्दी बताओ, वीक फील्ड लिगेंड है। तो भरो इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 5, यहां भर गया, ये भर गया, तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, sp3d2, sp3d2। अब sp3d2 ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। इसका भी एक की पॉइंट देता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास UPE मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू क्या होगा, अगर UPE 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो म्यू अगर है तो 1.73, ये है तो 2.83, ये है तो 3.87, 4 है तो 4.90 और 5 होगा तो 5.92। कोई डाउट, हाँ या ना, बोलो फटाफट से। तो की पॉइंट लगाया मैंने, 5 दिखे तो 5.92 बोल दिया फटाक से। अब इस की पॉइंट का फायदा क्या होगा
कि अगर आपको पहले मैग्नेटिक मोमेंट दे दे तो जो ये फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है वही उसका क्या कहलाएगा? बोलो, ये जो फर्स्ट लेटर लिखा है यही उसका क्या कहलाएगा? ये जो फर्स्ट लेटर लिखा है यही उसका क्या कहलाएगा? बोलो, यही उसका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो मैं अगर एक सवाल दे दूं आपसे कि एक कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर 2.87 पाया जा रहा है, जल्दी बोलो। मैं अगर ये कह दूं कि 2.87 पाया जा रहा है तो फटाफट होता उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 2। इधर बोलो, की पॉइंट बना दिया अब मैंने आपसे, देखो कैसे। मैंने कहा यार अगर मान लो इस तरह से आप कर रहे हो तो इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये आपका एस है, ये 3p है और इधर 4d आएगा ऐसे। तो मैं अगर आपसे कहूं कि कभी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आएगा तो मुझे समझ में आ गया कि एक अनपेड अगर यहां आएगा तो यही दो जाएंगे हाइब्रिडेशन में। तो बोलो, क्योंकि ये खाली है, ये इसके साथ हाइब्रिडेशन नहीं करेगा क्योंकि इनका एनर्जी गैप ज्यादा है। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो ज्यादा है। दोबारा बोलो, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ज्यादा है। नहीं आई समझ बात? इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ज्यादा है। बोलो, हाँ। तो ये कभी नहीं जाएंगे खाली, यही जाएगा। तो D2sp3 होगा, D1 होगा तब भी, D2 होगा तब भी D2sp3, D3 होगा तब भी D2sp3, चाहे लिगेंड कोई सा भी स्ट्रांग हो या वीक फील्ड हो, क्योंकि यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहेगा स्ट्रांग फील्ड में भी और वीक फील्ड में भी। तो आंसर D2sp3 चला जाएगा। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, D4 आया तो मैं स्ट्रांग फील्ड में नीचे भरूंगा तो D2sp3, स्ट्रांग फील्ड में D5 आया नीचे भरूंगा तो D2sp3, स्ट्रांग फील्ड में नीचे आया तो नीचे भरूंगा D2sp3, तो यानी कि D2sp3। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं अपन, वीक फील्ड होता तो क्या होता? देखो, वीक फील्ड में भी लल्ला एक ही बात आएगी, मचाएंगे हल्ला। 1 2 3 तक तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा D2sp3, पर जैसे ही 4 आ गया तो वो यहां जाएगा। अब ये एक ऑर्बिटल इसके साथ नहीं जा सकता, यानी कि Dsp3d ये हाइब्रिडेशन नहीं बन सकता क्योंकि ये जो 3d है और ये 4d है, इनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है। अगर इनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है तो ये हाइब्रिडेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हाइब्रिडेशन हमने पढ़ा था लेस एनर्जी डिफरेंस वाले ऑर्बिटल्स के बीच में होगा। क्या बोला था जल्दी बताओ? हाइब्रिडेशन किस में होगा जल्दी बताओ? लेस एनर्जी डिफरेंस वाले ऑर्बिटल्स के बीच में होगा। क्या पढ़ा था जल्दी बताओ? किस में पढ़ा था जल्दी बताओ भाई? भैया पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? लाइक्स तो बढ़ा दो यार, जल्दी से बताओ। लाइक ही बहुत कम है। जल्दी हाँ है ना? तो क्या आएगा ये? sp3d2। हाँ लाइक कर दो भाई। क्लियर दोस्त? अब दिमाग की बत्ती जली, वीक फील्ड 5 आ गया तब भी ये जाएगा, 6 आ गया तो भी जाएगा, 7 आ गया तो भी जाएगा। अब अगर 8 हो जाए तो फिर ये तो भर गया पूरा, तो यही जाएगा sp3d। स्ट्रॉन्ग फील्ड में 8 भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब भी sp3d2 ही जाएगा। तो की पॉइंट समझ में आया अब आपको? की पॉइंट क्या है बोलो? कि D1 से D3 अगर होता है तो ऑलवेज D2sp3 और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। D8 से D10 अगर लेते हैं तो ऑलवेज sp3d2 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। D4 से D7 में स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो D2sp3, वीक फील्ड होगा तो sp3d2। लेकिन अब D7 में समझ में नहीं आया कैसे होता है, क्योंकि जब D7 भरूंगा तो मैं ऐसे भरूंगा 1 2 3 4 5 6 7, D7 भरूंगा तो यहां होगा। जब ये यहां होगा तो फिर D2sp3 कैसे हो सकता है? तो उस केस में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके वहां पहुंच जाता है। ये इलेक्ट्रॉन देखो यहां से ट्रांसफर करके सीधा यहां पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसकी कंडीशन होती है और उसको कहा जाता है कंडीशन ऑफ ट्रांसफरेंस। इसको क्या कहा जाता है बोलो? कंडीशन ऑफ ट्रांसफरेंस। क्या कहा जाएगा भाई? कंडीशन। तो कंडीशन कब होगी जब ये ट्रांसफर करेगा? पहला, कॉम्प्लेक्स शुड हैव ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यानी कब होगा? जब कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर दोस्तों? कब होगा? जब एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा, कॉम्प्लेक्स शुड हैव ओनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि कॉम्प्लेक्स में क्या होना चाहिए? सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए। तीसरा, कॉम्प्लेक्स शुड हैव पॉसिबिलिटी ऑफ इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल मतलब अंदर वाला डी, आउटर ऑर्बिटल में बाहर वाला डी।
अंदर वाला डी लो एनर्जी पर होता है, बाहर वाला डी हाई एनर्जी पर होता है। जब लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, जब लो एनर्जी वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यानी अगर इनर ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी होगी तभी वो रिस्क लेगा, क्योंकि उससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है वो। लो तभी लेगा जब, बोलो, ज्यादा स्टेबल हो सकता है। लो तभी होगा जब ज्यादा स्टेबल हो सकता है। हाँ या ना, पक्का भाई, सिंपल है। तो यहां पर अब देखोगे आप तो ट्रांसफरेंस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक अनपेड था चला गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड था चला गया, और अगर ये एक उधर जाता है तो दो खाली होंगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लो स्पिन बन जाएगा। तो इस तरह से ये पहुंच जाता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब, जब कोबाल्ट +2 स्ट्रॉन्ग फील्ड से सराउंडेड हो, देन क्या होगा बताओ? कोबाल्ट +2 स्ट्रॉन्ग फील्ड से सराउंडेड हो, देन क्या होगा बताओ? बोलो, बोलो। स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेन सराउंडेड हो, देन क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेन सराउंडेड, देन अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, फिर से बोलो, प्रेजेंट इन 4d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल रादर देन 3d ऑर्बिटल। ये हमेशा याद रखना, 4d में पाया जाएगा रादर देन, ड्यू टू ट्रांसफरेंस, ड्यू टू ट्रांसफरेंस। पक्का? अब देखो अगला, तो ये आपका मैंने लिख दिया ये कि व्हेन कोबाल्ट +2 सराउंडेड बाय, देखो कोबाल्ट +2 सराउंडेड बाय 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देन इट ऑलवेज फॉर्म D2sp3 इनर ऑर्बिटल एंड सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4d ऑर्बिटल, यानी कि हाई एनर्जी में रादर देन 3d। अब वो जो हाई एनर्जी में होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि मुश्किल है? वो भाई अगर वहां पर है हाई एनर्जी पर तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग एजेंट होंगे जब कोबाल्ट D7 होगा। तो क्लियर भाई? कैसे हो पांडे जी? ओ पांडे जी कैसन बा? ठीक बा? है? ए पांडे जी कैसन बा? अरे बोलो भाई, ठीक बा? तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो जल्दी से कर देंगे, बोलो। हो गया? चलो अब इधर देखो फटाफट। अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्या बोला जल्दी बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री होती है, अगर याद हो तो। कितनी? दो। बताओ कौन कौन सी?
कोऑर्डिनेशन 4 में दो होती है, पहली टेट्राहेड्रल और दूसरी स्क्वायर प्लेनर। ये आपके स्क्वायर प्लेनर आ गई और ये आपकी टेट्राहेड्रल आ गई। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। कॉलरिन के कॉन्सेप्ट भी आएंगे रिया जी, सारे आएंगे, आप ऐसे टेंशन मत लो रिया, ऐसे थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। तो हम पहला पढ़ रहे हैं स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। पहला कौन सा पढ़ रहे हैं बताओ? स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। अब ये स्क्वायर प्लेनर क्या होती है? देखो ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है जो उसने बताए थे, बोलो हाँ या ना। 5 डीजेनरेट थे, अभी तक लिगेंड आया था, और लिगेंड जब आया तो क्या हुआ? देखो लिगेंड जब आया था तो उसने सबसे पहले इनकी एनर्जी बढ़ा दी थी। एनर्जी बढ़ने के बाद ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो चुकी थी। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होने के बाद ये आपके जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई थी। दिस इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब ये जो है ना जेड एक्सिस से यहां से रिमूव हो रहा है ये लिगेंड। ये पीवाईक्यू आया हुआ है भाई कि अगर मान लो जेड एक्सिस से रिमूव हो जाए तो कौन सी ज्योमेट्री बनेगी? तो यहां से जब जेड एक्सिस से रिमूव होगा तो जेड वाला ऑर्बिटल हटेगा। तो जो इसमें देखोगे तो देखोगे जेड से लिगेंड हट रहा है, तो जेड वाली एक्सिस पे रिपल्शन कम होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, जेड वाली एक्सिस पे रिपल्शन कम होगा नहीं होगा? ये पीवाईक्यू आया हुआ है, ध्यान से सुनना। जेड वाली एक्सिस पर देखो लिगेंड हट रहा है, यहां से ये हट रहा है, तो जेड वाली पे कम होगा, तो यहां से देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे तो रिपल्शन बढ़ेगा, जेड वाला कम हो जाएगा। यहां भी दो एक्स है, एक्स जेड और वाई जेड, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी और ये एक्स वाई की बढ़ जाएगी क्योंकि एक्स वाई से वो पास आ रहा है। तो एक्स वाई से तो देखो पास आ रहा है, ठीक है, एक्स वाई से तो वो पास आ रहा है और जेड से दूर जा रहा है। देखो ध्यान से, एक्स वाई से पास आ रहा है, ये देखो एक्स वाई से पास आ रहा है, तो एक्स और वाई की एनर्जी तो बढ़ेगी ना, फील आएगी नहीं आई? तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक्स यहां से देखो वापस, ये आपका जो एक्स वाई है उसकी फिर एनर्जी बढ़ेगी और इस डी जेड की फिर एनर्जी घट जाएगी और इनकी एनर्जी और हो जाएगी। ये पूरी की पूरी स्प्लिटिंग आपको याद होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। ये पीवाईक्यू मिलेगा आपको भी जब आप करेंगे तो, ठीक है। अब पीवाईक्यू वाला कैसे लिख के देता है? ऐसे, वो ऐसे नहीं बनाएगा डायग्राम, कई बार जो मैं बना रहा हूं ऐसे बनाएगा वो, ऐसे, अरे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके 1 2 3, और ये जो दो नीचे वाले होते हैं ना उनको वो ऐसे ऐसे एक साथ बना के देते हैं। तो और ऊपर लिख देगा वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये डी एक्स वाई, फिर डी जेड स्क्वायर, और फिर ऐसे लिख देगा वो डी एक्स वाई और डी वाई जेड। तो इस तरह से आपका पूछेगा कि कौन सा वाला होगा सही डायग्राम जब जेड एक्सिस से निकाल दो आप। तो ये वाली स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होती है। अब इसका की पॉइंट याद रखो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रहा, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर हटाओ, डी एक्स वाई पाओ, तो दूसरा ऑर्बिटल आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कौन सा है, डी एक्स वाई। दोबारा बोलो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर हटाओ, डी एक्स वाई पाओ। दोबारा बोलो, जल्दी बोलो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर हटाओ, डी एक्स वाई पाओ। दोबारा बोलो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर हटाओ, डी एक्स वाई पाओ। क्लियर दोस्त? तो ये आपके पास आपका स्क्वायर प्लेन स्प्लिटिंग आ गया। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो। अब एक और होती है स्प्लिटिंग, वो भी पढ़ लेते हैं हम ताकि दोनों एक साथ हो जाए। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। कौन सी स्प्लिटिंग? टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के लिए डायग्राम में दोबारा बना देता हूं, देखना भाई। उन्होंने क्या करा, टेट्राहेड्रल समझाने के लिए ये एक क्यूब बनाया, इस क्यूब के सेंटर में उन्होंने रख दिया मेटल को, ये रखा। अब आप देखो, अगर मैं इसमें एक्सियल रखूं तो एक्सियल ऑर्बिटल तो एक्सिस में आएगा और नॉन एक्सियल जो होगा वो बीच में ऐसे आएगा। यहां से उन्होंने लिगेंड को अप्रोच कराना शुरू किया अल्टरनेट पोजीशन पे। तो जब यहां से वो अप्रोच कराना शुरू करेंगे तो ऐसे अप्रोच होगा, ऐसे अप्रोच होगा, देखो ऐसे अप्रोच होगा और ऐसे अप्रोच होगा। अब दिमाग की बत्ती जला के बताओ सबसे ज्यादा रिपल्शन किसको पड़ेगा, एक्सियल को या नॉन एक्सियल को? जल्दी बताओ भाई, किसको पड़ेगा, एक्सियल को या नॉन एक्सियल को? अरे किसको टेंशन हो गई? अतुल भाई का हो गया, अभिषेक तोमर लड़ पड़े भाई कौन है ये? अतुल और ये सब नहीं बेटा, पूरा अभी नहीं करा रहे, अभी तो हम क्या करा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन। नीट वाले पढ़ सकते हैं विकास जी।
आपको पता है नीट में मेरी किताब आती है पियर्सन की, केमिस्ट्री की। हाँ, तो जब ये नॉन एक्सियल पर अटैक ज्यादा करेगा भाई तो क्या होगा सोचो। हम्म, 1 2 3 4 5, तो पहले तो एनर्जी बढ़ जाएगी और फिर उसके बाद 3 वालों की एनर्जी बढ़ेगी इस बार, क्योंकि उनको धक्का पड़ रहा है, 2 की एनर्जी कम हो जाएगी। इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल। ठीक है, और यहां देखो आप ध्यान से कि जब आप इनको मिलाओगे तो आपको पता चलेगा इनको मिलाने पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल जैसी ही दिख रही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। देखो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग दिख रही है, नहीं दिख रही है? तो ये देखो पीछे यही है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, और इस टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में ये कहलाएंगे 3 डब्बे ऊपर 2 नीचे। अब टेट्राहेड्रल में इसको T2 कहते हैं, इसको E कहते हैं। नीचे वाले को E कहेंगे, ऊपर वाले को T2 कहेंगे। T2 मतलब 3 और ये वाला नीचे। हाँ या ना? क्लियर दोस्त? आज तो बच्चों ने लाइक ही नहीं किया, ओ माय गॉड। जल्दी 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 भाई लाइक बढ़ाओ यार, ऐसे वो तो देखो बेइज्जती कर रहा है, तो बच्चा कह रहा है लाइक ही नहीं कर रहे आज तो आप। कैसे हो सकता है ऐसे? ओ माय गॉड, मात्र 380, सिर्फ 380 लाइक्स। भाई जल्दी 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 फटाफट। ये आपका टेट्राहेड्रल हो गया। अब टेट्राहेड्रल में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये वाली वैल्यू याद कर लो। डेल्टा टी जो है बराबर 4/9 होता है डेल 9 इंटू डेल ओ, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, डेल एस पी मतलब होती है स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग और इसमें रिलेशन याद करना 1.3 डेल्टा टी और ये डेल्टा। ठीक है, ठीक है, और ये आपका जो है वो तीनों में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन सी होगी? डेल एस पी, डेल ओ और डेल्टा टी, कौन सी होगी? बोलो। ठीक, हाँ या ना? तो यहां पे अगर हम बात करें अब, तो हमारे पास 2 स्प्लिटिंग आ गई, 2 स्प्लिटिंग आई, एक तो स्क्वायर प्लेनर और एक आ गई आपके पास टेट्राहेड्रल। जल्दी बताओ, फटाफट बोलो। बेटा बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है वेदांत कि सर आप बेसिक से पढ़ा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। EG एंड T2G एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कब होगा? टेट्राहेड्रल में हो जाएगा। टेट्राहेड्रल होगा ना तब, वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? टेट्राहेड्रल की होगी या स्क्वायर प्लेनर की होगी? जल्दी बताओ, लिख के बताओ फटाफट, किसकी सबसे ज्यादा होगी? मोए मोए अटक गया ना जी। डिस्टिंग्विश करने के लिए लिखा है कोमल गोस्वामी की टेट्राहेड्रल अलग है और ऑक्टाहेड्रल अलग है, इसलिए सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी भाई सबसे ज्यादा होगी स्क्वायर प्लेनर की। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अपन बात करेंगे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब हम बात करेंगे तो डेल एसपी ज्यादा होगा पी से, और कोऑर्डिनेशन ये वीक फील्ड होगा तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर के बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे भरते हैं? स्क्वायर प्लेनर में देखना जरा, वापस भर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोबारा से भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उधर देखो। 1 2 3 4, नहीं 1 2 ऊपर जाएगा, पहले 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10, ऐसे भरोगे आप। हाँ या ना? जल्दी बताओ, बोल मेरे भाई। जल्दी। आएगा आएगा, अभी हाइब्रिडेशन ही सिखा रहे हैं। जल्दी शिवम देखो फटाफट। हाँ बेटा PYQs कराएंगे ना सेजल अपन। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे ताकि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे। इसका PDF आज ही मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें आप, जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट करें, मैं लिख देता हूँ, जल्दी से करें।
हम्म हम्म https://t.me/vj sir official, इसी में आएगा बेटा सब, है ना। तुरंत इसको ज्वाइन कर लो फटाफट से, इमीडिएटली करें, ताकि ये पीडीएफ आज की इसके अंदर मिल जाएगी आपको। कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब तो यहां पर हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन फिलिंग की, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर रहे हैं तो वही D1 से D2 अगर हम बात करेंगे तो वो भी आपका क्या रहेगा, लो स्पिन और हाई स्पिन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि D1 यहां भरेंगे 1 2, यहां पे भी ये आएगा 1 2, मैं भर के बता दूं अलग से। चलो देखो स्क्वायर प्लेनर में आप खुद भरना है, यहां ये स्क्वायर प्लेनर होगा, ये टेट्राहेड्रल है। भरो। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो इसमें जाएगा, इसमें भी एक ही जाएगा, तो क्या लो स्पिन हाई स्पिन बोल पाओगे आप? नहीं। क्या आप इसमें लो स्पिन हाई स्पिन बोल पाओगे? नहीं। यहां देख के बताओ, क्या लो स्पिन हाई स्पिन बोल पाओगे? नहीं। यहां देख के बताओ, नहीं। यहां 3 अनपेड है, यहां 1 अनपेड है, ये हाई स्पिन है, ये लो स्पिन है, यहां देख के बताओ, हाई स्पिन है, ये हाई स्पिन है, ये लो स्पिन है, ये हाई स्पिन है, ये लो स्पिन है, दिख रहा है? यहाँ पूरा भर दोगे तब जाकर के फिर आपके लो स्पिन हाई स्पिन नहीं आएगा। तो यानी जो मैंने भरा उस हिसाब से क्या समझ में आया, D1 से D2 जब यहाँ भरा था कि D1 से D2 अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई लो स्पिन हाई स्पिन नहीं है। इसी तरह से D9 से D10 अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई लो स्पिन हाई स्पिन नहीं है। और अगर D3 से D8 की बात करें तो D3 से D8 की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, लो स्पिन, वीक फील्ड में क्या होगा, हाई स्पिन। जल्दी बोलो, वीक फील्ड में क्या होगा, बोलो फटाफट बोलो यार, वीक फील्ड में हाई स्पिन, स्ट्रॉन्ग फील्ड में लो स्पिन। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि यार ये वाले क्वेश्चन करके बताओ कि इसका हाइब्रिडेशन निकाल के बताओ, NiCl4 CN4 माइनस का, और दूसरा पूछ रहा है NiCl42 माइनस का। आप मुझे बता दो कि ये जो दिख रहा है NiCN42 माइनस और ये जो दिख रहा है NiCl42 माइनस, इसमें ये वीक फील्ड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। अब मुझे बताओ स्प्लिटिंग कौन सी होगी फटाफट, किस में कौन सी स्प्लिटिंग करेगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। वेरी गुड। यहां पर आप देख सकते हो Cl जो था उसमें तो टेट्राहेड्रल करेगा और Cn में जो होगा स्क्वायर प्लेनर होगा, तो वापस समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। तो यहां पर आपने क्या देखा, ये Ni है, Cn है, होल 4 है, 2 माइनस है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन 8 भरो। 8 भरने का तरीका आपको बताइए क्या है, जल्दी बताओ। ये रहा 8 भरोगे तो 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ये 7, ये 8, ये खाली हो गया। ये खाली हुआ तो आप देख सकते हो 4 ऑर्बिटल चाहिए मुझे तो सिर्फ, तो एक डी है, एक एस है और 2 पी है, तो DsP2 हुआ नहीं हुआ, स्क्वायर प्लेनर हुआ, डायामैग्नेटिक μ0 है, इनर ऑर्बिटल है और लो स्पिन है। ये सारी बातें समझ में आएगी नहीं है लल्ला, बोलो। जब इसमें वीक फील्ड लेंगे तो ये टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल में भरेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8। क्लियर? अब देख के बताओ फटाफट, ये वाला खाली है कि नहीं है, S, ये 3 P हैं, क्लियर? ये sp3 हो गया और ये आपका sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, पैरामैग्नेट हो गया, म्यू बराबर 2.83 हो गया और ये हाई स्पिन हो गया। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। हाँ En और ये अभी नहीं पढ़ाएंगे बेटा, अनुपमा इसका अलग से ले लेंगे, है ना।
आदिराज नाइक कह रहा है कि आई एम गोइंग टू, पहले बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है, चलो फटाफट, ये आपको टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर तक तो समझ में आ गया। अब फटाफट बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है, जल्दी जल्दी। कलर आएगा ना, इसी में आएगा कलर। अब ये वाला करके बताओ कि जिंक +2, ये की पॉइंट दे दिया मैंने आपको। अब इसका की पॉइंट देखना आप, क्या मस्त है, अभी 2 मिनट बताते हैं। जल्दी से पहले बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है, फटाफट से। हिमांशु अभी कलर भी आने वाला है, पीवाईक्यूज भी आने वाले हैं। अभी पढ़ाते ही पीवाईक्यूज थोड़ी आ जाएंगे, थोड़ा सा तो पेशेंस रखो भाई। विजय सर का जलवा है और आईडी का पेपर हलवा है, पढ़ाई चल रही है बजब। हमारे अभिषेक जी कह रहे हैं कि मस्त चल रही है भाई। वाह, अभिषेक का कहना है कि यार हम तो समंदर हैं, हमें शांत रहने दो, और मचल उठे तो शहर ले डूबेंगे। वाह गजब का डायलॉग है बे। और जिंदगी के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हार जाए अगर सब कुछ मगर उम्मीद जिंदा रख। ठीक ठाक चल रही है। बाय द वे मम्मी का अकाउंट है सर। ओके अच्छा, आज नहीं हो पाई सर, घर में फंक्शन था। अच्छा रोशन, अंकिता जी के साथ क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन के साथ बोर्ड का भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हाँ बेटा एक ही बात है दोनों। अभिषेक तो फेमस हो गया, अरे गजब। हाइब्रिडेशन भूल गया हूँ, कौन सा हाइब्रिडेशन भूल गया शिवम, थोड़ा एक्सप्लेन करो अच्छे से, हम बता देंगे आपको। सब आएगा अभी थोड़ी देर में। आर्यन, इनऑर्गेनिक फोड़ देंगे। कितने साल के पीवाईक्यूज करने चाहिए? 3 साल के मिनिमम। मस्त है सर, आपसे बढ़कर कॉन्फिडेंस आ जाता है। थैंक यू इनू, पास हो गया था। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म इस की पॉइंट को समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि अगर कोई भी मेटल कैटायन, ध्यान से सुनना भाई, कोई भी अगर मेटल कैटायन है और वो मेटल कैटायन कैसा है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है, और 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसमें आ गए तो स्क्वायर प्लेनर बोलना है, 4 वीक फील्ड आ गए तो टेट्राहेड्रल बोलना है। क्या की पॉइंट है जल्दी बताओ? अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेटल कैटायन है तो उसे 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड देखते स्क्वायर प्लेनर, वीक फील्ड देखते टेट्राहेड्रल बोलना है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी होती है? ये कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। लेकिन अगर सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आ जाए, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आ जाती है तो ऑलवेज शो करेगा लार्ज स्प्लिटिंग। अगर सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आएगी तो वो ऑलवेज शो करेगा लार्ज स्प्लिटिंग, और लार्ज स्प्लिटिंग होगी तो हमेशा ही DsP2 आएगा, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में आएगा D2sp3। इसमें कितना आएगा? 4, और इसमें कितना आएगा? 6। क्लियर? अब मैं भूल गया सर सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है, तो मुझे बता, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज याद है? मुझे बताओ क्या आपको मुझे बताओ क्या आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज याद है? हाँ, तो इसका मतलब जो याद नहीं है वही सेकंड और थर्ड है, और जो याद नहीं है वही सेकंड और थर्ड है, तो उसमें 4 कोऑर्डिनेशन आ गया तो DsP2, 6 आ गया तो D2sp3। जैसे उसने लिखा ये RHClPPS3 होल थ्राइस। अब RH मुझे नहीं पता था, मुझे तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक पता था, तो मैंने देखा, ये तो पता ही नहीं था, नहीं पता ना, तो इसका मतलब ये सेकंड और थर्ड का होगा, तो 4 कोऑर्डिनेशन हो गया तो DsP2 खत्म। इसके अंदर मैंने देखा, मुझे नहीं पता ये IR क्या होता है, 6 देखा D2sp3। RH मुझे नहीं पता क्या होता है, 6 लिगेंड देखना D2sp3, खटाक की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ। और इसका एक नाम याद रखना, विल्किंसन कैटलिस्ट, ये पूछेगा क्वेश्चन में, विल्किंसन कैटलिस्ट। कितना को की पॉइंट मजा आ गया? कितना को लगा है की पॉइंट रॉक्स दुनिया शो? हाय अंकिता दबकारा, अंकिता दबकारा जी, समझ में आया आपको? जल्दी भाई आ गया हो तो लाइक कर देना फटाफट जल्दी से, और क्या जल्दी जल्दी लाइक बढ़ा दो। अगर आ गया तो लाइक बढ़ा देना भाई। विजय रॉक्स दुनिया शॉक्स, यस
ओ माय गॉड, मजा आ गया ना। तो जितना भी सोचो आप फटक से कर देना। यस, जितना भी सोचो आप फट कर देना, दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, जैसे उसने, अब एक की पॉइंट और है, अगर D10 किसी का आ गया, दिमाग लगाओ, किसी में अगर D10 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा D पूरा भरा हुआ होगा। भाई साहब अगर D ही पूरा भरा होगा तो इसका मतलब क्या निकला बताओ? अगर D ही पूरा भरा हुआ है, बोलो, अगर D पूरा भरा हुआ है तो D तो जा ही नहीं सकता ना। तो 4 लिगेंड में sp3, 6 में sp3d2। बोलो जल्दी, हाँ या ना? जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट, की पॉइंट लगाओ, मस्त हो जाओ। तो D10 है, ये जिंक +2 है, D10 है, 4 होगा sp3। ये जिंक +2 है, D10 होगा, 4 है sp3। चाहे फिर लिगेंड कोई भी हो, क्या बोला जल्दी बताओ मैंने, चाहे लिगेंड कोई भी हो लल्ला, हम मचा देंगे हल्ला। अरे आदर्श रंजन मेरी तारीफ कर रहा है, बोल रहा है 100% PYQs हो गए सर। अब फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कुछ CFSE को अफेक्ट करते हैं। अब वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं वो देखो, क्या बोला जल्दी बताओ, वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं बताओ। तो देखो पहला फैक्टर समझ, इमेजिन करो कि एक मेटल है और एक लिगेंड है। ये मेटल उस लिगेंड को अपने पास बुलाएगा। इमेजिन करना, ये मेटल है और वो लिगेंड है, तो इसको अपने पास बुला रहा है अगर उस पर चार्ज ज़्यादा है तो। और एक दूसरा लिगेंड मेटल है, इस पर +2 चार्ज है, इस पर 3+ है। कौन सा वाला ज़्यादा पास बुलाएगा जल्दी बताओ, +3 वाला या +2 वाला लिगेंड को, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हम्म, +3 वाला। ठीक है, अच्छा दूसरा बताओ, अगर मान लो मैंने दोनों पे +3 कर दिया, लेकिन एक किसी पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कोई वीक फील्ड लिगेंड है, बताओ कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग बनाएगा जल्दी। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा जल्दी बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला। अब मान लो दोनों पे +3 है और उधर वीक फील्ड है, इधर भी, मतलब दोनों पर +3 है और दोनों पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। किसका? इस वाले का जेड इफेक्टिव ज्यादा है। अगर इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो बताओ क्या होगा। हम्म, तो जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वो ज्यादा खींचेगा। क्लियर? और अगर एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग है और एक ऐसा है जिसमें ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, अब बताओ कौन ज्यादा होगा। स्क्वायर प्लेनर एक तरफ ऑक्टाहेड्रल है, कौन ज्यादा होगा? ऑक्टाहेड्रल ही होगा। नहीं, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है, अभी बताई थी ना मैंने। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन सी? स्क्वायर प्लेनर। सेकंड नंबर पे कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल। थर्ड नंबर पे कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। फील आ गई? अब इन्हीं स्पेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा है उसने, देखो पहला, नेचर ऑफ लिगेंड, यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये आप यहां देखोगे ये, अरे ये और ये, पक्का? तो मुझे बताओ, पहला फैक्टर हमने बोला नेचर ऑफ लिगेंड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड ये है, फिर सेकंड नंबर पे ये है, फिर थर्ड नंबर पे ये है। अब आपको अगर नेचर ऑफ लिगेंड से आंसर देना है तो बाकी 3 फैक्टर कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे पहला, बोलो, चार्ज ऑन मेटल कैटायन सब पर सेम होना चाहिए, इस पर भी 3+, इस पर भी 3+, इस पर भी 3+। देख के बताओ, जल्दी बताओ, क्या सब पर चार्ज सेम है? हाँ। फिर आपका टाइप ऑफ मेटल भी सेम होना चाहिए, यानी जेड इफेक्टिव, सब पर आयरन होना चाहिए, आयरन है। तीसरा, आपसे कह रहा नंबर ऑफ लिगेंड सबका सेम होना चाहिए, 6 है, 6 है, 6 है, सब पर नंबर ऑफ लिगेंड भी सेम है। तो अगर नंबर ऑफ लिगेंड भी सेम है तब
देन स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय नेचर ऑफ लिगेंड, देन स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय नेचर ऑफ लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग है इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये। नहीं आना समझ में? सेकंड देखो, अब अगर मैंने कहा इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, तो फिर से वही, अगर आपको स्टेबिलिटी बतानी है तो बाकी तीन फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए। जैसे पहला, क्या नेचर ऑफ लिगेंड सेम है इस बार? हाँ। नंबर ऑफ लिगेंड सेम है? हाँ, 6 है। और टाइप ऑफ मेटल सेम है? हाँ, आयरन आयरन है। देन स्टेबिलिटी डिसाइड बाय चार्ज। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना स्प्लिटिंग होगी, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस पर +3 है, इस पर +2 है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। फिर अगला आया जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल केटाइन। अब जेड इफेक्टिव कैसे देखते हैं सबसे पहले, लेकिन जेड इफेक्टिव से तभी निकलेगा जब बाकी फैक्टर कांस्टेंट हो। पहला, चार्ज ऑन मेटल सेम है क्या? देखो +2 +2 +2 है। नेचर ऑफ लिगेंड सेम है क्या? हाँ, Cl 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 है। नंबर ऑफ लिगेंड सेम है क्या? हाँ, 4 4 4 है नंबर ऑफ लिगेंड्स। देन स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय जेड इफेक्टिव, देन स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय जेड इफेक्टिव। अभी मैंने बताया था सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का होता है, क्योंकि 4f आ जाते हैं यहाँ पे। क्या हो जाते हैं? 4f। क्या आ जाएगा बेटा? 4f। 4f। तो इसका मतलब ऑर्डर स्टेबिलिटी का यही जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग ये करेगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये रखेगा, क्योंकि यहाँ स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। और सेकंड और थर्ड में मैंने अभी बताया था कि 4 लिगेंड हो तो DsP2 बोल देना खटाक से, तो DsP2 हाइब्रिडेशन आ जाएगा। पक्का? वाह, हाय कल्याणी, थैंक यू कल्याणी, थैंक यू वेरी मच फॉर यू नो appreciating me and faith on me. It's my privilege, Kalyani, that you follow me. Oh my God, I'm feeling blessed. Thank you very much for being us. अगला, चौथे में अब आपसे कह रहा है नंबर ऑफ लिगेंड्स की बात कर रहा है। किसकी? साइलेंट सक्सेस कह रहा है वाई जेड इफेक्ट ऑफ पीटी इज हाई। बेटा जेड इफेक्टिव इसलिए क्योंकि प्लेटिनम का 78 एटॉमिक नंबर है। आपको पता है ना, 78 होते ही उसमें तो 4f आ जाते हैं, और 4f का अट्रैक्शन क्या होता है? कम, मतलब 4f आ जाता है तो अंदर जो है 14 प्रोटॉन बढ़ते हैं, और 4f की शील्डिंग पावर कम होती है, तो अट्रैक्शन को रोक नहीं पाएगा वो 4f, शील्डिंग पावर कम है इसलिए। क्लियर? वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे पहचाने? बेटा मैंने अभी लिखाया था कि ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, बाकी सब वीक फील्ड है, ये लिखे हुए। और मैं आप शुरू में आए थे जब याद भी कराया था। देखो अनुपम, कैसे पहचाने? अमोनिया पिरिडीन, डाई पिरिडीन, बीच में फंस गया इन, NO2CnCO। दोबारा बोलो, क्या लिखा है? अमोनिया पिरिडीन, डाई पिरिडीन, बीच में फंस गया इन, NO2CnCO। अच्छा, कितने बच्चे मुझे जानते हैं और मुझे फॉलो करते हैं इनऑर्गेनिक के लिए? वरुण कह रहा है कि मैं आपको फॉलो नहीं करता। कितने बच्चे जानते हैं जो आए हैं, और कितने नहीं जानते? प्लीज एक बार लिखना फटाफट। कितने ऐसे जो जानते हैं? वाह, अरुण गुप्ता जी तो कह रहे हैं आप ही का स्टूडेंट हो। कितने ऐसे जो मेरे स्टूडेंट नहीं है? आप समझना, जो मुझसे नहीं पढ़ते हैं वो बताओ, जो मुझसे नहीं पढ़ते हैं बस यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? चलिए आगे बढ़े। तो जो नहीं जानते, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो बताओ उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? जो नहीं जानते, नहीं पढ़ते, उन्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? बोलो।
पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, ये वाला पॉइंट था नंबर ऑफ लिगेंड वाला। अब बताओ, देखो यहां पर नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 4। यहां नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6। ये 4, ये 6, लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि एक्स एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसका मतलब जो ये 4 होंगे तो ये sp करेगा, और यहाँ 6 होंगे तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल करेगा। पक्का? तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल और टेट्रा स्क्वायर प्लेनर में कौन ज्यादा स्टेबल है? स्क्वायर प्लेनर। कौन स्टेबल है? स्क्वायर प्लेनर, तो ये ज्यादा होगा। एक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए। अब ये अगर मान लीजिए मैं वाई लेता हूँ और वाई वीक फील्ड कर देता हूँ, तो ये 4 होगा तो ये टेट्राहेड्रल है, और ये 6 तो ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्यादा होगा। अभी तो बताया था sp सबसे ज्यादा होगा, फिर ऑक्टाहेड्रल होगा, और फिर आपका जो है वो टेट्राहेड्रल होगा। पक्का? अब अगला स्टेबिलिटी का फैक्टर आता है, इसका नाम है चिलेशन। क्या होता है? चिलेशन। चिलेशन समझते हो भाई? बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। हाँ, चिलेशन। चिलेशन रिंग फॉर्मेशन फिनोमिना को कहा जाता है चिलेशन। जल्दी बोलो। रिंग फॉर्मेशन फिनोमिना को क्या कहा जाएगा? चिलेशन। जल्दी बोलो। रिंग फॉर्मेशन फिनोमिना को क्या कहा जाएगा? चिलेशन। तो चिलेशन में क्या होता है देखो, जब ये रिंग इसके साथ बनेगी तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये होंगे, और आपको अगर याद हो तो आपको पता होगा कि जो एंट्रोपी चेंज होता है ना, वो निकाला जाता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से। एंट्रोपी चेंज किससे निकालते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से, वो भी गैसियस। तो जब मैं इसकी प्रोडक्ट निकालूं तो कितने दिख रहे हैं मुझे? 6 और एक 7, और यहाँ कितने दिख रहे हैं? 3 और एक 4, तो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगी। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाती है, और अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगी ना तो रिएक्शन आगे भागेगी। इसका मतलब रिएक्शन आगे भाग रही है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। रिएक्शन अगर आगे भाग रही है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो चिलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दोबारा से बोलो, चिलेशन से स्टेबिलिटी बोलो बढ़ जाती है। क्लियर दोस्त? चिलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब कैसे? जब आपका EN और NO2 आएगा तब तो आपको डाउट नहीं आया चिलेशन हो रहा है, लेकिन जब EN और NO2 आया तो डाउट नहीं आया, लेकिन ऑक्सलेट अमोनिया आया तब भी डाउट नहीं आया। ये चिलेशन सिर्फ इन्हीं दो में वैलिड रहेगा बस। अगर आपका ऑक्सलेट आ गया आयरन के साथ तो फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको इन दोनों को याद रखना है, चिलेशन इस पे लगता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपके दोनों ऐसे हैं जो वीक फील्ड होने के बाद भी, ये आपको याद होने चाहिए भाई, याद कर लेना कॉपी में। इन दोनों में वीक फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये चिलेशन की वजह से जिसका डेलो ज्यादा है, और ये आपको याद रखना है कि कोबाल्ट वाटर के साथ +3 चार्ज होता है तो डेलो ज्यादा शो करता है पी से। तो D2sp3 है, ऑक्टाहेड्रल है, डायमैग्नेटिक, लो स्पिन और इनर ऑर्बिटल है। और ये आपको याद रखना है कि ये भी, ये आपको पूरा का पूरा एक नोट कर लो, इसको लर्न करना पड़ेगा। आप इसको चिपका देना अपने कागज से, ठीक है बेटा? कैलकुलेशन ऑफ CFAC, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि CFAC निकालो। क्या बोला जल्दी बताओ, क्या कह रहा है वो? कैलकुलेशन ऑफ CFAC। इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। CFAC का होता है, बोलो 0.0, बोलो 0.4 डेलो x प्लस 0.6 डेलो y प्लस MP, जहां पर x बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g, y बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, और m बराबर होगा पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद कर लिया आपने फटाफट CFAC का फॉर्मूला। अब इससे आप सवाल पूछेगा, जल्दी से करके बताओ ये वाला सवाल। कैलकुलेट कर रहा है COFe63-, जल्दी करो। तो देखो कैसे किया मैंने। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, कितना आ रहा है? कोबाल्ट +3 में 3d6। F वीक फील्ड है, मैंने इलेक्ट्रॉन भरा 1 2 3 4 5 और एक 6, नीचे आएगा। यहां से यहां तक मुझे पता था कि डेल O होता है, और ये बेरी सेंटर से ऊपर जाएंगे तो 0.6 से नीचे आएगा तो 0.4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो मैंने इसको 4 लिखा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये 16 हो गया। यहाँ पर आपका 0.6 है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पेयर 1 है तो 1 से। तो कई बार ऑप्शन में अगर मान लो पेयरिंग एनर्जी नहीं दे सकता, वो हटा दे, तो आपको यही एनर्जी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। मतलब हो सकता है वो 1p ऑप्शन में नहीं दे, तो यही टिक करना। क्लियर दोस्त? CFSE वैल्यू निकालना आ गया आपको। अब एक क्वेश्चन पूछेगा वो अच्छे अच्छे कुछ बढ़िया सवाल, जैसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन क्या बोला, जल्दी बताओ। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन, तो पहले बताओ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पता होना चाहिए आपको, ये FeH2O5NO सल्फेट। क्या पता होना चाहिए? Fe, बोलो FeH2O5NO और सल्फेट। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि NO एक्ट्स एज अ पॉजिटिव लिगेंड हमेशा ब्राउन रिंग में, और एक और कॉम्प्लेक्स बताऊंगा अभी मैं, सोडियम नाइट्रोब्रोसाइड, उन दोनों में आपको याद करना है कि NO जो है पॉजिटिव लिगेंड होता है। क्या बोला मैंने, बताओ? NO एक्ट्स एज अ पॉजिटिव लिगेंड, और ये डिसाइड होता है मैग्नेटिक मोमेंट इन सॉलिड स्टेट से। ये डिसाइड होगा किससे? बेटा जो स्ट्रांग फील्ड है अरविंद, उनको छोड़ दो, बाकी सब वीक फील्ड है, ठीक है भाई। लाइक हो गए क्या? 1K लाइक कब होंगे पूछ रहा है ठाकुर। लाइक कितने करे भाई, जल्दी बताओ, अभी तो बहुत कम है आज तो। फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी। जल्दी 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 बढ़ाओ। यहां तक समझ में आया भाई? तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आ गया। अब Fe पर +1 चार्ज होगा तो ये 3d6 4s1 होगा। 1 2 3 4 5, यहाँ 6 होगा और एक ये 7 होगा। अब इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालें? तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, जैसे ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये खाली होंगे और हाइब्रिडेशन sp3d2 हो जाएगा। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2। क्लियर? तो ये sp3d2, उसके बाद आपका 3.87। इसके बाद अगला आएगा आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, सोडियम नाइट्रोब्रोसाइड, कहाँ गया भाई? चलो अगला। अब कलर जो बच्चे कह रहे थे, कलर वाला कॉन्सेप्ट बताओ। ये आ गया कलर वाला कॉन्सेप्ट। कलर में क्या कह रहा है वो देखो, कि अगर आपके पास D1 से D9 कॉम्प्लेक्स है तो वो कलरफुल होगा। ध्यान से देखना भाई, इस पे बहुत सारे सवाल आएंगे CFE। हाँ, क्या कह रहा है ये माही? क्या हो गया बेटा? मैं क्या करूं, मुझे नीट 25, मेरा क्लास 11 बर्बाद, प्लीज गाइड। तो बेटा आपका नीट बर्बाद हो गया तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप सिर्फ इस बात पर फोकस करो कि मुझे अच्छा करना है। और अच्छा करने के लिए आपके जो जो टॉपिक वीक हैं उनको पहले एक लिस्ट आउट करो, और लिस्ट आउट करके उनकी स्टडी करना शुरू करो। क्या बोला, जल्दी बताओ। आप सबसे पहले उसे लिस्ट करो, और लिस्ट करके उनकी स्टडी करो, और एक एक टाइम टेबल बना लो सुबह शाम का, ठीक है? उसके अंदर आप कर लेना, ठीक है? चलो, तो D1 से D9 की बात करें तो कलरफुल, लेकिन एक आपको याद रखना है, ये कलरलेस होगा। FeF6- ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है? D0 और D10 कोई आ गया तो वो कलरलेस बोलना है बस। और अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ गया DN और D10-, मतलब D3 एंड D7, तो ये सेम कलर रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। देखो जैसे D1 और D9 सेम कलर रखेंगे। क्लियर? अब एक सवाल आपको दिया गया है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो जिन बच्चों को ये नहीं पता वो याद कर लो इसको, ये बहुत आएगा अभी PYQs में। ये वाले सवाल बहुत आएंगे। विब्जियोर, VIBGYOR, ये याद कर लो भाई। इधर से इधर जाएंगे तो न्यू कम होगा, लेमडा बढ़ेगा, न्यू कम होगा। इसके बाद ये सर्कल याद होना चाहिए, इसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर का सर्कल कहते हैं। वॉयलेट इंडिगो हमेशा कैसा दिखेगा? अगर कोई वॉयलेट इंडिगो एब्जॉर्ब करेगा तो वो येलो दिखेगा, येलो एब्जॉर्ब करेगा तो वॉयलेट इंडिगो दिखेगा, ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज दिखेगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू दिखेगा, अगर वो ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो रेड दिखेगा, रेड एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन दिखेगा। ये बॉक्स याद हो गया? उसके बाद आपको 3 कलर दिए गए हैं उस टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब में है ब्लू कलर, एक में है रेड कलर, एक में है ग्रीन कलर। अब उसके बाद आपको ये कंपाउंड दे दिए कि बताओ इन कंपाउंड में से किसका कलर कौन सा है। तो यानी कि आपको क्या समझ में आया कि ये जो कंपाउंड दिख रहे हैं इनमें से किसी का कलर, ये तीनों में से कोई एक है, यानी ये कलर दिख रहे हैं तो ये कलर कहलाते हैं ऑब्जर्व्ड कलर।
अगर ये दिख रहे हैं तो इसमें से इसका कॉम्प्लीमेंट्री एब्जॉर्ब किया होगा उसने, कॉम्प्लीमेंट्री एब्जॉर्ब किया होगा तो सबसे पहले आपने जो कलर दिख रहे हैं उनको लिखा, उसके बाद उनका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया। ये कलर दिख रहा है ब्लू, तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या दिखा अपने को बताओ, ऑरेंज। ये दिख रहा है रेड, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या दिखा जल्दी बताओ अपन को, बोलो, ग्रीन। ये दिख रहा है आपको ग्रीन, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना, रेड। ये अपन ने लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्री। तो कलर एब्जॉर्ब जो होंगे वो ये होंगे। फिर ये कॉम्प्लेक्स मैंने लिखे, तो इसमें मुझे पता चला कि यार सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड तो ई एन है, तो मुझे पता लग गया ई एन का एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो मुझे पता है फॉर्मूला ई बराबर एस सी बाई लेमडा, तो मुझे पता है अगर एस सी बाई लेमडा होगा तो इसका मतलब एनर्जी अगर ज़्यादा है तो लेमडा कम लेगा, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी है, तो ये सबसे कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो इन तीनों में से सबसे कम वेवलेंथ कौन सी है, मैंने ये देखी। मैंने कहा ऑरेंज, ग्रीन और रेड में से कौन सी सबसे कम वेवलेंथ है, तो मैंने देखा यार ऑरेंज, ग्रीन और रेड में से ग्रीन सबसे कम है, हाँ या ना, बोलो। तो ग्रीन जो होगी वो सबसे कम है, तो ये कॉम्प्लेक्स ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ये अगर ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा कलर दिखेगा बताओ, ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड, यानी इनमें से रेड जो होगा वो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से कलर आया है, रेड जो होगा वो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से आया है। अब यहां बात आती है इन दोनों में से कौन होगा, तो वाटर और बी आर में से एक रूल होता है कि हैलाइड आयन जो है वो सबसे वीक फील्ड होते हैं, फिर ऑक्सीजन एटम वाले सेकंड नंबर पे, फिर नाइट्रोजन वाले होते हैं स्ट्रांग, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा कार्बन वाले होते हैं। तो अगर हैलाइड और ऑक्सीजन में से कंपेयर करूं तो ऑक्सीजन वाला ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो यानी कि यहाँ गैप ज़्यादा होगा, तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये कम वेवलेंथ लेगा, तो ग्रीन तो हट गया। अब इन दोनों में से कौन है ऐसा इसकी वेवलेंथ कम है, तो आपने देखा ऑरेंज की वेवलेंथ कम है, तो ऑरेंज ये एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है, बोलो, अगर ये ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये कैसा दिखेगा बताओ, ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लू, यानी ब्लू वाला इसकी वजह से आएगा, तो ब्लू एब्जॉर्ब ये लिख दिया मैंने, ब्लू कलर फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स। फिर बी आर बचा, तो बी आर की वजह से बचा हुआ कलर आ जाएगा ग्रीन। तो इस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर से कलर याद करने हैं, जितने भी बच्चों को कलर से रिलेटेड सवाल करने हैं। तो ये की पॉइंट जो मैंने दिया था डोनर एटम का क्या था, सबसे पहले हेलोजन वाला डोनर एटम सबसे वीक मानना है, तो आपको याद हो गया एफ माइनस सबसे वीक है, बी आर माइनस वीक है, सी एल माइनस वीक है। ये वाटर और एफ माइनस में से कौन स्ट्रॉन्ग है बताओ, तो आपने देखा ऑक्सीजन है तो वाटर ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, अमोनिया और वाटर में से कौन ज़्यादा है, अमोनिया ज़्यादा होगा, ठीक है। नाइट्रोजन में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं सिर्फ एक को छोड़ के, NCS वीक फील्ड लिगेंड है, ये याद रखना PYQ में आएगा भाई, NCS क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। सर ये नोट क्लियर नहीं, नोट में कुछ भी नहीं है। अगर हेलाइड डोनर एटम होगा ना, क्या बोला जल्दी बताओ, हेलाइड जैसे FCl Br-, ये हमेशा ऑक्सीजन डोनर एटम वालों से वीक ही रहेंगे। यहां अगर अपन देखेंगे तो नाइट्रोजन डोनर एटम और कार्बन वालों में नाइट्रोजन जैसे En आ गया और CO आ गया, तो CO ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। वेवलेंथ और कंपाउंड में क्या रिलेशन है, E बराबर HC बाई लेमडा। अब इसको रूल बना लो आप कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वो लो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो लो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। ये की पॉइंट याद करो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा लो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। जल्दी याद करो की पॉइंट फटाफट भाई, जल्दी। क्लियर, अगला देखो, की पॉइंट ये लिख दिया मैंने, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो लो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। अब आपको क्वेश्चन दिया ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नेचर है, ये चार ऐसे लिगेंड है L1 L2 L3 L4, इनकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है। जल्दी बताओ क्या बोला उसने, L1 L2 L3 L4 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बताओ इनके एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताओ, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग फील्ड एब्जॉर्ब, तो ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब वीक फील्ड वाला करेगा, ठीक है। सर डी और बिग कब करोगे, बताएंगे, करवाएंगे बेटा, ये JEE एडवांस का PYQ है, करके बताएंगे आप। उसने पूछा था कॉपर सल्फेट इज अ ब्लू, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर एब्जॉर्ब बाय दिस कॉम्प्लेक्स, बोलो।
सोचो भाई साहब, सबसे पहले ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑरेंज दिखेगा, ये टिक कर दिया मैंने 2, खटाक से आंसर आ गया। अगला करके बताओ, अगर कलर ऑफ एक्वस CrCl3 जो है वो दे रखा उसने क्या है, ग्रीन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर एब्जॉर्ब बाय दिस कॉम्प्लेक्स, बताओ। आपसे पढ़कर मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं आईटी क्लियर कर दूंगा। ओ माय गॉड, थैंक यू। अपने आप ही आंसर आ गया रेड। अगला करो। अब एक खास बात होती है कलर में कि इन सब में कोई चार्ज निकालोगे तो कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो इसका +7 है, ये +6 है, ये +6 है, ये +6 है, वो भी +6 प्लस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी उसमें कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर भी ये इनका हाइब्रिडेशन है D3s और ये कलर रख रहे हैं, क्यों? तो उसका आंसर है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। CTLM ये क्या होता है वो समझना, ठीक है। Mn जो होता है उस पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +7 आएगी, ये MnO4 माइनस है, ऑक्सीजन वीक फील्ड है। अब ऑक्सीजन अगर वीक फील्ड है तो ये पक्का हो गया कि स्प्लिटिंग तो टेट्राहेड्रल ही करेगा। ये देखो 2 डिब्बे नीचे 3 ऊपर, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कंपेरेबल एनर्जी में होंगे, वो चले जाएंगे। तो ये 3 और 1 4 चले गए। जल्दी बोलो क्या बोला मैंने, ये 3 और 1 4 चले गए। तो इसका मतलब क्या निकला, ये 3 और 1 ये 4 चले गए, तो ये आपका क्या बन गया, D3s। तो इसका हाइब्रिडेशन तो D3s आ गया पक्का। अब सवाल ही उठता है कि यहाँ +7 चार्ज था तो ये क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू करता है। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अगर ये खींचेगा तो ऑक्सीजन क्या बोल रहा है, भैया क्या कर रहे हो, हमारा इलेक्ट्रॉन खुल रहे हो, हम तो बहुत, क्या बोला, हम तो बहुत मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम हमारा इलेक्ट्रॉन काहे खींच रहे हो। एमएन कहता है भाई तुम्हें होंगे, चलो इलेक्ट्रॉन दो। बोलता है भैया बिहार से जानते नहीं, चुपचाप इलेक्ट्रॉन दे दीजिए हमारा। एक बार बोले, एमएन फिर से खींच लेता है ऑक्सीजन। ए भैया जानते नहीं बिहार से, तुम क्या सोचो अकेले बे निपटा देंगे तुमको, पता भी नहीं चलेगा। एमएन कहता है ओए ओ तुसी बिहार से, तुसी पंजाब से, ओए हम तो बोलते भी नहीं है, दे वापस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेचारा इधर उधर इधर उधर, दिमाग खराब इलेक्ट्रॉन का, बोलता ओए और तू पंजाबी और तू बिहारी तो ऐसी हिंदुस्तानी, ओए गुस्सा आ रहा है, एनर्जी निकलेगी। तो इलेक्ट्रॉन के इधर उधर जाने से एनर्जी रिलीज होती है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी जो है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चार्ज ट्रांसफर। और चार्ज ट्रांसफर पता है, लिगेंड यानी ऑक्सीजन जो था उसका इलेक्ट्रॉन गया था इधर, तो लिगेंड से मेटल हुआ है, चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल। मेटल टू लिगेंड नहीं है, मैंगनीज ने नहीं दिया इलेक्ट्रॉन अपना, ठीक है। तो ऐसे भी दे सकता है वो, चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल। एक बिहारी 100 पे भारी। चलो अगला बताओ। अब इन सब का हाइब्रिडेशन पूछेगा, तो इन सब के हाइब्रिडेशन में खास बात देखो क्या है, इन सब में अगर आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो इनमें 5 आ रहा है। 5 की स्प्लिटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, और 5 को अगर समझाएगा तो एक तो कौन बताएगा, बोलो। CFT की स्प्लिटिंग तो है ही नहीं सिलेबस में, तो इसको डायरेक्ट हम MOT से करते हैं, लेकिन MOT भी सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम किससे बता रहे हैं इसको, सिर्फ CFT से, सॉरी VBD से। 3d6 4s2 हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 भर दिया अपन ने, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाली है। अब CO जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो वो क्या करता है, बैक पेयरिंग कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा, जैसे ही इधर भेजेगा ये खाली हो जाएंगे, इसलिए हाइब्रिडेशन DsP3 बन जाएगा। ये सवाल आ जाता है भाई कि FeCO5 में जो DsP3 है उसमें D कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, DZ²। कौन सा बोलोगे, DZ²। इसी तरह से इसमें भी वही होगा sp3d, क्योंकि ये तो D9 है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा भरा हुआ है, तो यही जाएंगे D। इसमें भी DZ² ही होता है, ट्रायगोनल पिरामिडल। बस इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि ये D जो है DX² है। ये IIT एडवांस के सवाल हैं, इसमें नहीं आएंगे, है ना, मेंस में छोड़ देते हैं अपन इसीलिए। ये वाला सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल ये कह रहा है कि आपको, देखो मैं इसको छुपाता हूं, आप बताना है ना, K4FeCN5O2 आपसे बोला है यहां 2 देके कि इसका हाइब्रिडाइजेशन और नेचर बताओ। चलो हाइब्रिडाइजेशन एंड नेचर बताओ, चलो।
हम्म। जल्दी। नेचर बताओ, मैग्नेटिक नेचर है या मतलब पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? अरे एमओटी कोऑर्डिनेशन का नहीं है, साइलेंट। और एमओटी 20 इलेक्ट्रॉन तक का है, केमिकल बॉन्डिंग वाला। साइलेंट किलर कह रहा है कि एमओटी हट गया क्या? अबे वो एमओटी कोऑर्डिनेशन का बे, कोऑर्डिनेशन सा। यहाँ सबको लग रहा है क्या आएगा, देखते हैं जरा। अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ तो मुझे लग रहा है Fe+2 है। 3d6 करूंगा मैं, तो जब मैं 3d6 इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना ये तो ये 6 भर जाएगा। भर गया। बोलो। अब हाइब्रिडेशन तो मुझे समझ में आ गया, D2sp3 है। D2sp3। लेकिन अब जब आप इसके अंदर Fe+2 निकाल रहे हो तो यहाँ पर 4 माइनस आएगा, ये 4 है तो 4 माइनस आ रहा है, यहाँ 5 माइनस है, यहाँ 2 प्लस है, तो इस O2 पर 1 माइनस आएगा। जब आप O2 को बनाएंगे लास्ट, तो आपको पता है ऑक्सीजन में एक अनपेड रह जाएगा, तो ये एक पैरामैग्नेटिक कहलाएगा ये। जबकि आपको दिख डायामैग्नेटिक रहा था, तो एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक है। एक्चुअल में क्या है लल्ला? पैरामैग्नेटिक। जल्दी बताओ, एक्चुअल में क्या है? गौरव भास्कर कह रहा, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, बताओ क्या? तो ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और इसका नेचर पूछे तो बता दोगे आप क्या होगा? सुपर ऑक्साइड। ये वाला सवाल करके बताओ K2NiF6 का। अब यहां पर मजेदार बात है कि जब आप K2 देख रहे हो तो Ni पर +4 चार्ज आएगा, और Ni पर अगर +4 चार्ज है तो ये 3d6 आएगा और D6 आएगा। और चूंकि हायर चार्ज है इसलिए स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे तो वीक फील्ड देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ रहे हो बात को? क्या बोला? कंफ्यूज, हायर चार्ज हो रहा है इसलिए इसका आंसर D2sp3 जाएगा। ठीक है, अगला देखो इंपॉर्टेंट सवाल। अगर इस तरह से कोई भी सवाल आ गया D1 से D3 जिसमें हो, तो इनमें हमेशा लार्ज स्प्लिटिंग होती है, चाहे कोई भी लिगेंड हो, इररिस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड, इसलिए हमेशा इनके लिए स्प्लिटिंग लार्ज बोलना। ये सवाल देगा और बोलेगा इसके लिए डेल ओ ज्यादा है पी से या कम है, तो आपको बोलना है डेल ओ ज्यादा होगी पी से, क्योंकि ये D1 से D3 है, याद रखना। D1 से D3 ऑलवेज लार्ज। बोलो स्प्लिटिंग। और ये आपको एग्जांपल मैंने पहले भी बताए थे जो याद रखने हैं। क्लियर? बोलो। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा यार कि FeCO5 क्या 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है क्या? 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है देखो, जब आप FeCO5 में Fe लिखोगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आएगा 3d6 4s2। तो आप इसको कैलकुलेट करो 8, और CO कितने हैं? एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 5 CO 10 देंगे तो 18 आ रहा है। 18 आ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अब आप बताओ मुझे, क्या NiCO4 क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है क्या? जल्दी बताओ। हम्म। जल्दी 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 जल्दी, यस सर।
जल्दी, कोई नहीं बता रहा क्या? सॉल्व करो भाई। हाँ करेगा, यस। अब इसको कैसे निकालेंगे बताओ? देखो निकल का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 3d8 आएगा 4s2, और CO जो है 4 हैं, तो 4 इंटू 2 करूंगा तो 8 हो गया, और ये 10 है टोटल, 8 और 2 10, तो 18 हो गया ना भाई। 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। ये आ गया वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला ये होता है, देखो। अब इसमें भी जो NO होता है ना +1 में होता है, NO किस में है? +1, तो इसका Fe पर +3 चार्ज आएगा, तो ये 3D कितना बन जाएगा? देखो +2 थे, 3D 6 हो गया, D6 पर 3, ये आ गया वाइब्रेशन, डायमैग्नेटिक। अब आप करो फटाफट जल्दी से, ये PYQs चालू हो गए भाई। PYQs फटाफट से बताएंगे भाई। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द कंपाउंड दैट एग्जिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। कौन सा ऐसा था जो ग्रोथ ऑफ ट्यूमर करता है, जल्दी बताओ। तो देखो ये सिस्प्लेटिन जो होता है वो कैंसर थेरेपी में यूज होता है, जिसका फॉर्मूला है PTCl NH3 NH3। सिस्प्लेटिन कहते हैं जो कैंसर थेरेपी में यूज होता है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। क्या बोला जल्दी बताओ? नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, फर्स्ट PYQ कंप्लीट। सेकंड करके बताओ द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट एनायनिक। बोलो। इनका निकाल के बताओ, मुझे नहीं पता, आप बताओ, चलो सॉल्व करो। तो देखो यहां पर आप दिखाई दे रहा होगा क्या है, वाटर वीक फील्ड है, ये रहा वाटर, ये स्ट्रांग फील्ड है, ये रहा। ठीक है, अब जब ये वीक फील्ड है और स्ट्रांग फील्ड है भाई, तो देख के बताओ खुद ही। Fe+2 में 3d6 है, वीक फील्ड में भरना सिखाया था मैंने, 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेड दिख रहे हैं? 4। अभी की पॉइंट दिया था 4 अनपेड है, तो 4 4.9। यहां पर देखो स्ट्रांग फील्ड है, D6 से भरो, 1 2 3 4 5 6 भर दिए, तो पूरा का पूरा 0, तो आंसर क्या आ गया? C। क्लियर मेरे दोस्त? अब तो करते जाओ फटाफट। विजय सर भरोसा दो, चाय के साथ सिलेक्शन दो, गलत। विजय सर भरोसा दो, पढ़ाने के साथ सिलेक्शन दो। मोए मोए हो गया बेटा। वेदांत, वेदांत क्या लिख रहा है? विजय सर भरोसा दो, चाय के साथ समोसा दो। मैंने क्या बोला वेदांत को? विजय सर भरोसा दो, पढ़ाने के साथ सिलेक्शन दो, और वेदांत मोए मोए। हो गया मोए मोए? चलो करके बताओ। देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो एक की पॉइंट होता है, अगर दो लिगेंड सेम एंटी पोजीशन पर दिख जाएं तो हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलना। क्या की पॉइंट है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर दो सेम लिगेंड एंटी पोजीशन पर आ जाएं, बोलो, तो आपका वो क्या होगा? एंटी पोजीशन पर आते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ये देखो ए और ये एंटी पोजीशन पे, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये ए और एंटी पोजीशन पे, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये ए और एंटी पोजीशन पे, ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो एक्टिव तो यही होगा 3। अगला करो। वाओ, अभी अभी बताया था आपको, फटाफट से जल्दी बताओ। द डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ CrH2O होल 6+3। अब देखो क्या ये क्रोमियम वीक फील्ड है? हाँ, वाटर वीक फील्ड है। क्रोमियम का निकालोगे तो 3d3 आएगा, स्प्लिटिंग करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, और यहाँ नीचे वालों का नाम क्या होता था? DXY, YZ और ZX। इसका होता था DX² - DZ²। आपको पूछा गया है डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ, तो या तो वो होंगे ये वाले मतलब ये DXY जो नीचे हैं तीनों, DYZ और DZX, या ऊपर वाले होंगे DX² - Y² या DZ²। तो मैच कराओ कौन सा बेटर है? DXY और YZ, ए बेटर है। अगला करो। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग 1 2 3। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर exhibit by transition complex. Valence bond theory can predict quantitatively the magnetic properties of transition metal complex. क्या आपको मैंने अभी ये याद कराया था? देख के बताओ। क्वांटिटेटिव तो डज नॉट लिखा हुआ है साफ साफ, डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्शन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। भाई देख, इसीलिए याद कराया था मैंने आते ही, क्योंकि ये सवाल कराना था मुझे PYQs का। जल्दी बताओ क्या लिखा? इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्शन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। डज नॉट लिखा है लल्ला, तो यानी कि ये वाला सेकंड पॉइंट तो हट गया।
ये तो गलत हो गया, डज नॉट, कैन तो लिखा हुआ ना, गलत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिगेंड्स एज वीक फील्ड, ये भी सही है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर, ये भी सही है। तो 1 और 3 आंसर आएगा इसका। तो 1 और 3 तो है ही नहीं ऑप्शन में, है क्या? सी ऑप्शन। कोई डाउट? अगला करो। ये देखो अभी अभी बताया था मैंने, अब देखो वापस से आ गया कलर वाला। द 3 कॉम्प्लेक्स COCl+2 अमोनिया, और फिर कह रहा है वो ये 3rd+3 कोवेलेंट, जल्दी बताओ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था हैलाइड, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, और NCS वीक फील्ड होता है इसमें। NCS क्या होता है? वीक फील्ड। क्या होता है जल्दी बताओ? वीक फील्ड। ठीक है, अब सवाल को खुद करो अपने आप। तो मैंने आपसे कहा था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड इसमें एक ही दिख रहा है, ये वाला। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड तो सबसे कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है ये। तो सबसे कम वेवलेंथ कौन सी एब्जॉर्ब होगी है बताओ? तो इसकी होगी, ये वाला 3rd है, तो सबसे कम 3rd एब्जॉर्ब करेगा, तो 3rd आ रहा पीछे। सबसे वीक फील्ड यही है, क्योंकि हैलाइड और वाटर में भी देखना सिखाया था मैंने, हैलाइड वीक फील्ड होता है। तो इसका मतलब ये और वीक हो गया, तो सबसे ज्यादा वीक ये है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करेगा। तो फर्स्ट आ गया। ये क्वेश्चन देखो समझ में आ रहे नहीं आ रहे भाई? विद एक्सप्लेनेशन है आपके पास। क्या बोल रहा हूं मैं? विद एक्सप्लेनेशन है मेरे दोस्त। अगला करके बताओ। ये अभी भी बोला था मैंने कि इनकी CFSE निकालनी है, जल्दी ट्राई करो फटाफट, खुद निकालो। तो मैंने क्या, ऑक्टाहेड्रल है ये ऑक्टाहेड्रल की होती है, देखो -0.4, ठीक है। और इसको भर के देखा मैंने, Fe+3 को 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 1 2 3 4 5 6 भर दिया। तो इसमें ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ ये 4 × 4 हो गया, 6 × 2 हो गया। सॉल्व करा तो ये आ गया -0.4। इधर आओ टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में क्या होता है? ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो 4 × 6 करा, 4 × 4 किया 16, और ये तो ये क्या बचा 0.8। तो आंसर क्या जाएगा? 0.4 डेल ओ ऑक्टाहेड्रल की और टेट्राहेड्रल की है। अब बताओ ये PYQ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? लल्ला जल्दी से बोलो यार, एनर्जी कम लग रही है तुम्हारी यार, पता नहीं ऐसे खाना नहीं खाते हो क्या? अरे घर पे बैठे साले तुम कैसे I10 बनाओगे? अबे एनर्जी लाओ जल्दी, यस, पावरफुल मोटिवेशन चाहिए, आग लग जानी चाहिए आज यार। PYQs निपट रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई, अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी। जल्दी जल्दी एनर्जी, आज चैटिंग को आग लगा दो, आग लगा दो इस चैटिंग के अंदर। आज PYQs हो रहे हैं, PYQs चल रहा है, मचा दो हल्ला, गली मोहल्ला PYQs, जल्दी आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो फटाफट। क्या कर रहे हो ये? जल्दी जल्दी जल्दी। अगला ये वाला लिगेंड बताओ। द कॉम्प्लेक्स आयन विल लूज इट्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। भाई लाइक नहीं बढ़ाया यार तुमने, 550 ही हुए अभी तो। लाइक करो, लाइक 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 शेयर कर दो अपने अपने सारे ग्रुप्स में, जल्दी जल्दी। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल +3, कॉम्प्लेक्स आयन दैट विल लूज इट्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ इस मेटल, जल्दी बताओ। तो देखो यार, जब इसमें आप लिखोगे तो ये +2 है, और जब आप इसको क्या कर दोगे +3, तो ये 3D5 में हो जाएगा। 3D5 में होते इसकी लूज हो जाएगी, 0 हो जाएगी ये, ठीक है। अगला ये वो सवाल था जो मैंने अभी अभी कहा था, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग में पूछा था उसने PYQs में। क्या बोला था मैंने? ये वो सवाल। अब बताओ, इस तरह से आएगा वो सवाल। तो वो कह रहा है कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ एक्सियल लिगेंड्स, जेड एक्सिस से हटा रहा था, अभी बताया था जस्ट, फ्रॉम एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लीड्स विद फॉलोइंग स्प्लिटिंग पैटर्न्स। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस तरह से ये आपके जेड एक्सिस से हटाएंगे अगर, तो आपको क्या होता है, जेड वाले हट जाएंगे, तो जेड वालों की एनर्जी कम होगी। तो मैंने कहा था जेड एनर्जी यहां आएगा, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिट। टेट्राहेड्रल में CFSE का फॉर्मूला एक बार और बता दीजिए। ये रहा, देखो टेट्राहेड्रल में 3 डब्बे होते हैं भाई, यहाँ 2 नीचे होते हैं, तो नीचे क्या है कम, इसलिए वैल्यू ज़्यादा आएगी 0.6, ऊपर ज़्यादा ऑर्बिटल है तो नीचे कम आएगी ΔT।
ठीक है, अगला करो। इसका आंसर समझ में आ गया ना? ये देखो, ये दोनों रहे डी एक्स वाई वाई जेड, डी जेड स्क्वायर एक्स वाई, और ये अगला करो। द कंपाउंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजन। आपको सबको पता है ईडीटीए का यूज लेड पॉइजन को हटाने में किया जाता था। ईडीटीए याद है? गलती से बाई मिस्टेक अगर लेड खा लेते थे तो लेड खाने पर क्या होता था? हमें कैल्शियम ईडीटीए का इंजेक्शन लगाया जाता था। जल्दी बोलो, लेड खाने पर क्या होता था? बोलो, कैल्शियम, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता था और कैल्शियम फ्री हो जाता था, सॉल्युबल होता है ये, और ये आपका यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता था। ठीक है, अगला करो फटाफट। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम इन दिस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पर 2 आएगा ही है ना, तो 2 और 2 4, तो 6 हो गया। वहाँ पे भी ऑक्सलेट है तो 6 हो गया, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड होता है ऑक्सलेट। ऑक्सलेट क्या होता है? बोलो, बाइडेंटेड। क्लियर दोस्त? तो भाई आज का सेशन में सोच रहा हूँ यहाँ एंड करें। अब आप सीएफएसी पूरी पढ़ के आओ, और मैं एक पूरा सेशन कोऑर्डिनेशन के 2023 के पीवाईक्यूज का ले लेता हूँ। क्या बोलते हो? 23 और 22 बोलो, एग्रीड? आया ना? अब आप पूरा सीएफएसी पढ़ के आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी बताओ। और अपन एक पूरा पीवाईक्यू 22 और 23 का एक अलग से ले लेंगे। ठीक है, 2 घंटे हो गए वैसे भी, तो अब आप रिलैक्स होकर के अपनी एनर्जी को बचाओ और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ो ताकि सिलेक्शन हो सके। पक्का? और जो भी कोई डाउट्स हो तो पूछो फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूँ। सीएफएसी यहाँ से पढ़ के हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। आशीष, कैसा लगा सेशन? पहले फीडबैक दो, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। भाई क्या होता है कि आप अपने दिल में वो फीलिंग रख लेते हो, कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं हो, लोगों को पता नहीं चलता कि हम कैसा पढ़ाते हैं। एक टक्कर का फीडबैक होना चाहिए ना, एकदम जबरदस्त, सच में ईमानदारी का फीडबैक होना चाहिए। लव साइन ईमानदारी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर दोस्त। हमने कहा था ना अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अब हम क्या करेंगे, सीएफएसी के पूरे कोऑर्डिनेशन के वो करवा देंगे 2022-23 के। हाँ, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अरे कट्टप्पा, दिलीप क्या हाल है दिलीप? अरे मेरा कट्टप्पा गायब ही हो गया था मैं, तू तो है। सर मुझे 99% लाने हैं, कैसे लाऊं? फीडबैक की जरूरत नहीं है, ये गलत फहमी है तुम्हारी आशीष। मैं कल गया बैच में, तो पता है आधे बच्चे नहीं जानते थे, दिल टूट गया मेरा। उस समय हुआ मेरा मोए मोए। आशीष ये गलत है, अगर आपको ऐसा लगता है तो 5 कमेंट आपकी तरफ से आने चाहिए उसमें, बढ़िया वाले, अलग अलग आईडी से फोड़ के रख देना, एकदम खतरनाक कमेंट होने चाहिए, तब मानूंगा मैं। ठीक है सर, कब लोगे? जल्दी लेंगे कोमल, टाइम टेबल के हिसाब से आ जाएगा बेटा, है ना? हाँ, जेई मेन से पहले कोशिश करेंगे पूरा हो जाए अच्छे से। ठीक है, जल्दी जल्दी, फीडबैक नहीं दे रहा कोई भी यार। फटाफट 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 लिख के दे दो फटाफट, और अपनी प्रॉब्लम्स बताओ फटाफट, जल्दी प्रॉब्लम्स बताओ, प्रॉब्लम्स। लाइक बढ़ाओ, लाइक बढ़ाओ, लाइक बढ़ाओ, लाइक नहीं बढ़ रहे। प्रॉब्लम्स, जल्दी प्रॉब्लम्स बताओ। जल्दी। चलिए, ग्रेट लेक्चर, तो मिलते हैं भाई, बाय। ठीक है, थैंक यू।